की क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी तीनों के लिए ही, क्योंकि आज हम करने वाले हैं जो एस्टेट के कॉमन जनरल मैथ्स आता है 10 मार्क्स का 2019 से 2024 के प्रीवियस 6 ईयर के क्वेश्चंस पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जो हमारा भी लास्ट एग्जाम हुआ था 30 जुलाई 2025 को मैथ्स, जनरल मैथ्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 4 है। ध्यान रखना, जब भी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा गिवन हो या सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता ही है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। ये हो जाएगा यहाँ से सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, यही होगा। यहाँ से एक की वैल्यू गिवन है तो दूसरा उसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। यही सेम हम रिजल्ट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसके अंदर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब मैं दोनों को ऐड कर रही हूँ, 2 सीकेंट थीटा मेरा क्या आता है? 4 + 1/4 आता है। ये हमारा 17/4 आता है। यहाँ से सीकेंट थीटा मेरा 17/8 आता है। यहाँ से कोस थीटा देखना क्या आएगा? 8/17। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस होता है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर से मैं डिवाइड करूं कि जो 2880 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि इसके जब भी मैं फैक्टर करूं तो वो पेयर की फॉर्म में आए। अगर क्यूब कहे तो 3-3 के पेयर बने। यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा है तो 2-2 के पेयर बनेंगे। 2 7, यहाँ से 2 360 आएगा, 2 से 180 आएगा, 2 से 90 आएगा, 2 से 45 आएगा, 3 से 15 आएगा, 3 से 5 आएगा और 5 से 1 आएगा। जब मैं पेयर बना रही हूँ, एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, लेकिन 5 एक अकेला नंबर ऐसा रह गया जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा। अगर मैं उस 5 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना वो क्या पूछ रहा है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। यहाँ पर वो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 5 है मैं उससे क्या कर देती हूँ? डिवाइड कर देती हूँ, ताकि ये क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया? जिसका पेयर नहीं बना उसी से डिवाइड करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। कितने रुपए से किया है? पी और क्यू दो बंदे हैं। पी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 45,000 रुपए से। अब क्या होता है, क्यू ज्वाइन करता है 30,000 रुपए से। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्यू ज्वाइन करता है 30,000 रुपए से। ठीक है, हमने लिख लिया दोनों का। अब क्या होता है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड अमंग इन द रेशियो 2:1। एक साल के बाद जो उनका प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाता है उन दोनों में 2:1 में। आपको पता है प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितने रुपए कहीं लगाए और उसके कितने टाइम के लिए लगाए। प्रॉफिट का मतलब यही होता है। क्या होता है प्रॉफिट का मतलब? कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की किसी चीज में और कितने टाइम के लिए लगाई। यही हमारा क्या रहता है? प्रॉफिट होता है। यही होता है प्रॉफिट। यहाँ पर मुझे पता है कि पी ने लगाए 12 महीने के लिए। मैं मान लेती हूँ, मुझे क्यू का नहीं पता कि क्यू ने कितने टाइम के लिए लगाए। मैंने मान के चल ली कि क्यू ने एक्स टाइम के लिए लगाए। ये मेरा पी का प्रॉफिट निकला, ये मेरा क्यू का प्रॉफिट निकला। आया यहाँ तक समझ में? अब वो कह रहा है कि डिवाइड जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में है? 2:1। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, या एक इनको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये क्या आएगा? 2/1। समझ में आया? रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन, पी के मुकाबले क्यू के पास इतना है। अब यहाँ से देखिए 30 से 30 कैंसिल हो गया। मैं यहाँ से 6 2 5 आया, 5 9 आया, 2 से 2 कैंसिल आया, x = 9 मंथ्स। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू ने उस बिजनेस के अंदर 9 महीने तक पैसे लगा के रखे हैं। अब एक बात देखिए, एक साल के बाद हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यू ने 9 महीने तक लगा के रखे हैं। इसका मतलब ऑब्वियस है कि पी के 3 महीने बाद क्यू ने उस बिजनेस के अंदर पैसे लगाए। तो आप ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा आफ्टर 3 मंथ्स। बाय द वे अगर ऑप्शन में 9 मंथ्स हो तो 9 मंथ्स तो पैसे लगा के रखे। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वो क्यू कब ज्वाइन करता है, क्यू ज्वाइन कब करता है। तो आपको ध्यान रखना है, जल्दबाजी में
कोई मिस्टेक मत कर देना कि 9 को टिक मत कर देना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि 3 नंबर है किस रेशियो में है, 3:2:5, और वो कह रहा है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 1862 है, तो मिडल नंबर क्या होगा। एक बात देखिए, मिडल नंबर जो भी होगा ऑब्वियस है वो 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि वो 2 के रेशियो में है, इसका मतलब 2 का मल्टीपल होगा। अब मैं ऑप्शन पे जाती हूँ, ऑप्शन में ना तो ये 2 का मल्टीपल है, ना ये है, ना ये है, इसका मतलब हर हाल में 14 ही इसका आंसर होगा। हमें इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। अब आपके माइंड में आएगा कि अगर बाय द वे हमारे पास 2 ऑप्शन होते, जैसे 28 एक और ऑप्शन होता, जो 2 ऑप्शन ऐसे होते जो 2 के मल्टीपल होते, फिर हम क्या करते। हमें पता है रेशियो को जब हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है कि कॉमन है वो कट गया होगा, के मान लिया, जो के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर कह रहा है इन नंबर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स करूंगी, ये देखिए तो वो किसके इक्वल आएगा, वो गिवन है 1862 के इक्वल आएगा। यहाँ पे 9 + 4 + 25 के स्क्वायर आएगा, किसके इक्वल आएगा, 1862 के। यहाँ से देखिए 29 38 के स्क्वायर आएगा, 1862 आएगा, के स्क्वायर 49 आएगा, और के क्या आएगा यहाँ से +-7। समझ में आया, तो के क्या आएगा 7 आएगा, तो ऑब्वियस है फर्स्ट नंबर 21 होगा, ये 14 होगा, ये 35 होगा। अब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं यदि जरूरत पड़े तब। लॉन्ग मेथड कभी फॉलो नहीं करना, जब आपको लग रहा है किसी तरीके से नहीं हो रहा तभी आप उस मेथड पर जाइए, क्योंकि अगर आपका मैथ्स का है बाकी का 60 का तो उसमें काफी टाइम लग जाएगा। जनरल मैथ्स को आप 2 मिनट के अंदर सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ए बी और सी 3 बंदे हैं, किसी काम को जब कंप्लीट करेंगे तो उन्हें टारगेट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि 5290 रुपए मिलेंगे। समझ में आया। अब क्या होता है, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर उस काम का 19/23 पार्ट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 23 यूनिट काम करना था, जहां पर ए प्लस बी ने मिलकर 19 यूनिट काम कर दिया। इसका मतलब सी के लिए कितना काम बचा, 4 यूनिट। समझ में आया। वही कैसे निकाला, 1 में से 19। टोटल काम जो टोटल वर्क होता है वो हमेशा 1 होल होता है, ध्यान रखना। 1 में से इसको माइनस किया, 4/23। इसका मतलब सी के लिए काम बचा 4 यूनिट। अब क्या कह रहा है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सी इन RS इज इक्वल टू, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे। यहाँ पर देखना, अगर वो तीनों 23 यूनिट काम करते तो रुपए मिलते 5290, यही था। अगर 1 यूनिट काम करेंगे तो रुपए मिलेंगे 5290 बटे में 23 दूनी 46 230। अब सी ने 4 यूनिट काम किया है तो कितने रुपए मिलेंगे, 230 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और आपका आंसर आएगा 920। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में। 19 अगर ए प्लस बी के पैसे की बात आती तो हम इसको 19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हर क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, एग्जामिनर छोटी छोटी चीजें गिवन देता है, रखता है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स। इन चीजों को आप रट लो कि जब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हो तो क्या होता है, P इंटू R/100 का स्क्वायर। समझ में आया। जब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट हो, इनका डिफरेंस हो, तो फॉर्मूला होगा P इंटू R/100 का स्क्वायर। अगर ये डिफरेंस ये 2 साल के लिए, ध्यान रखना, अगर ये 3 साल के लिए हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, ये सेम का सेम रहेगा, बस क्या चेंज हो जाएगा इसके साथ, 300 + R/100 और यूज हो जाएगा। इस टर्म से और मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया। जब 3 साल का कॉमन डिफरेंस दे रखा हो किसके बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे। डिफरेंस है 15, P निकालना है, R है 5 बटे में 100 और इसका स्क्वायर है। जब यहाँ से मैं P को देखिए 15, यह आएगा 1/20 गुना 1/20, यही आएगा, मतलब P आएगा 15 गुना 400 और ये होगा 6000 आपका आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। समझ में आया। इसको हम ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने कराया हुआ है, चाहो तो आप देख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर
मेरे पास कोई सर्कुलर फील्ड है जिसका एरिया है वो एक तीन सर्कल है, सर्कुलर फील्ड है जिनकी रेडियाई है 8 मीटर, एक की रेडियाई है 9 मीटर, एक की रेडियाई है 12 मीटर। मुझे नहीं पता ये सर्कुलर फील्ड कैसे अरेंज है कि इस तरीके से टच हो रखी है आगे आगे, हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट कह रहा है कि इसका मैंने माना इसकी रेडियस r है तो इसका जो एरिया आएगा वो इन तीनों के जो एरिया आएगा उसके सम के इक्वल होगा। तो मैं इसका एरिया निकालती हूँ। देखिए पाई इंटू 8 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा पाई इंटू 9 का स्क्वायर आएगा, ये पाई इंटू 12 का स्क्वायर आएगा क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा 64 पाई होगा, ये 81 पाई होगा, ये 144 पाई होगा, यही होगा। यहाँ से 289 पाई आएगा और ये किसके इक्वल है? पाई आर स्क्वायर। आप देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 289 आएगा, यहाँ से आर क्या आएगा? 17। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 17 मीटर। समझ में आया? तो जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप गिवन है, कितना है? 748 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब आपको एक बात सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है कि जो भी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर कह रहा है मेटेलिक पाइप है कोई, देखिए ये कोई पाइप है, इसके बाहर अब क्या करना है आपको? मेटेलिक पाइप का वॉल्यूम गिवन है 748 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हुआ कि जो ये मेटल यूज हो रखा है हमें इसका वॉल्यूम गिवन है। समझ में आया? तो मेटल जो भी यूज होता है उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है? हमेशा जो एक्सटर्नल वॉल्यूम होता है उसमें से इंटरनल वॉल्यूम को क्या कर देना है? माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच करोगे तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो 748 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ से मैंने पाई कॉमन लिया, एक्सटर्नल रेडियस 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 आएगा, आर स्क्वायर एच 14 है इक्वल टू 748। यहाँ से 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 748, ये आएगा 14। बाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 दूनी 14, 44 से 44 एक और ये आएगा 7 से। इसका मतलब 81 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 17 आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा, आर इक्वल टू 8 आएगा। अब एक बात देखिए, मुझे एक्सटर्नल जो रेडियस थी आर वो 9 गिवन थी, इंटरनल रेडियस 8 निकली, तो थिकनेस ऑफ पाइप क्या होगी? 9 माइनस 8 1 सेंटीमीटर की। समझ में आया? थिकनेस हमेशा कैसे निकालते हैं? एक्सटर्नल रेडियस में से इंटरनल रेडियस को क्या कर दो आप? माइनस कर दो, आपकी पाइप की जो थिकनेस है वो निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस एरिया ऑफ 2 स्फीयर है। ध्यान रखना रेशियो का मतलब ये है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर। जब कोई चीज रेशियो में है तो उसका मतलब मैं उसको किस में लिख सकती हूँ? अपॉन में भी लिख सकती हूँ। ये 1/2 है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1/r2 निकल के आया 1/√2। यहाँ तक आया। अब सभी को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का पता ही है, 4/3 पाई r1 का क्यूब अपॉन 4 पाई r2 का क्यूब। यहाँ से ये दोनों कांस्टेंट आ गए, ये आ गया r1/r2 का क्यूब। r1/r2 1/√2 का क्यूब क्या आएगा? 1/2√2। इसका मतलब ये क्या रेशियो आया? 1:2√2। मैं समझा रही हूँ तो इतना कर रही हूँ, आपको खुद ही पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखना, मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज कैसे करेंगे? आपको पता ही है, 1 का क्यूब प्लस 1 2 आएगा, 2 का क्यूब प्लस 1 9 आएगा, 3 का क्यूब प्लस 1 28 आएगा, 4 का क्यूब प्लस 1 65 आएगा। आपको क्या बतानी थी? मिसिंग टर्म बतानी थी। ऐसे से इतने इजी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो कह रहा है एक स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है। देखना जो स्क्वायर, ये कोई सर्कल है, इसके अंदर देखो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कोई भी स्क्वायर बनाया, स्क्वायर वो होता है जिसकी सभी साइड इक्वल है। यहाँ पे कह रहा है ए और बी डिनोट्स द लेंथ ऑफ देयर साइड। इसका मतलब ए स्क्वायर की साइड को इंडिकेट कर रही है और जो बी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को इंडिकेट कर रही है। अब ये देखना, आपको पता ही है कि जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है। क्या बोली मैं? सुनिए ध्यान से, क्या बोला?
जो सर्कल का डायमीटर है वो स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल है। स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो राइट एंगल बना, तो ये हाइपोटेन्यूज √2a निकला। इसका मतलब सर्कल का डायमीटर कितना हुआ, √2a हुआ। तो रेडियस कितनी होगी, √2a/2 होगा, जो कि निकल के आया a/√2, यही आया। अब हम दूसरे केस पर चलते हैं। ये वही सर्कल है, सेम सर्कल है, इसके अंदर अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपने बना दिया जिसकी हर साइड b है। तो ध्यान रखना ये एक सेंट्रोइड होता है, तीनों जहाँ पे मीडियंस मीट करेंगे ये 2:1 में होता है। लेकिन इतना सब कुछ याद मत करना, अभी सिर्फ इतना याद करना कि जब किसी सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड b है तो रेडियस क्या होती है, b/√3। क्या होती है, b/√3। और दूसरा केस साथ साथ ये लिख लेना, नोट करके। क्या नोट करके लिखोगे, व्हेन ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं बोल देती हूँ, व्हेन ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हो तो रेडियस क्या हो जाती है, अगर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड b है तो रेडियस हो जाती है उस वक्त b/2√3। ध्यान रखना, दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी उसी सर्कल की रेडियस है, ये भी इसी सर्कल की रेडियस है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर है। a/√2 = b/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3a = √2b आया, यहाँ से 3a² = 2b² आया और हमारा सेकंड रिजल्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट अब हमारा आता है जो जनरल पेपर है मैथ्स का 2023 का। हम 2024 वाला कर चुके जो 2025 में हुआ था, अब ये 2023 का है। क्या है, वो कह रहा है एक बोट है जो डाउनस्ट्रीम जा रही है इन 1 आवर और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर। डाउनस्ट्रीम का मतलब ध्यान रखना, जो पानी के बहाव की दिशा में आप जाओगे तो डाउनस्ट्रीम कहलाएगी, और पानी के बहाव के अपोजिट आप चलोगे, बोट को चलाओगे, वो अपस्ट्रीम कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर इन 1 आवर, तो स्पीड ऑफ बोट क्या होगी, डाउनस्ट्रीम होगी। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी भाई, डी लिख देती हूँ, 20 किलोमीटर पर आवर, यही होगी। अब आगे देखो, इसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट होगी, अपस्ट्रीम क्या होगी, देखना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, क्या हो जाएगी, 20 किलोमीटर चल रही है 2 आवर्स में, तो क्या होगी 10 किलोमीटर पर आवर, यही होगी 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड निकालनी आता है, स्पीड निकालना भाई, 20 किलोमीटर स्पीड क्या थे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, टाइम कितना था 2 घंटे, तो 20/2 क्या हुआ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब शांत पानी जगह में, तो स्पीड ऑफ बोट पता है क्या होगी, क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट होती है 20, इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्यों किया वो मैं बता देती हूँ, वरना आप कंफ्यूजिंग में ही रहेंगे। ध्यान रखना, एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मोस्टली जनरल में एक बार आता है। मैं मान के चलती हूँ कि स्पीड ऑफ बोट है इन पानी के अंदर x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट क्या है, x किलोमीटर पर आवर है जो चल रही है, और जो पानी की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। पानी की स्पीड क्या है, ये बोट की है, ये पानी की है, समझ में आया। अब जब वो डाउनस्ट्रीम जाएगी, डाउनस्ट्रीम का मतलब जब वो पानी की दिशा में जाएगी तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी x + y किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर आवर। और जब वो अपस्ट्रीम जाएगी, जब वो अपस्ट्रीम जाएगी तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, x - y किलोमीटर पर आवर। क्योंकि जब वो पानी के अपोजिट जाएगी तो पानी की जो डायरेक्शन है, पानी का जो फ्लो है, उसे आगे जाने से रोकेगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, तो उस वक्त क्या हो जाएगी x - y। यहाँ पर देखिए x + y गिवन था 20 और x - y गिवन है 10। जब मैं दोनों को, ये स्पीड ऑफ बोट है, मुझे स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 2x = 30 आएगा तो x = 15 किलोमीटर पर आवर आएगा। समझ में आया। तो अब आपको ध्यान रखना है, जब स्पीड ऑफ बोट निकलवाएगा तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों की स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, और स्पीड ऑफ वाटर निकलवाएगा तो दोनों की स्पीड को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देना। अब डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्यों किया ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफी अच्छे होते हैं, कुछ नहीं करना होता, फ्री के मार्क्स होते हैं। 15 लोगों का ग्रुप है, ये ग्रुप है। यूनिवर्सल जो सेट होता है उसको ग्रुप से इंडिकेट करते हैं, जहां पर 7 बंदे हिंदी पढ़ रहे हैं, 8 इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 3 ऐसे हैं जो कोई भी दोनों लैंग्वेज में से कोई भी रीड नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब 15 में से 3 लोग तो ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे 12 ही लोग हैं जो लैंग्वेज को पढ़ना पसंद कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश को। समझ में आया? अब वो क्या कह रहा है, 7 हिंदी रीड कर रहे हैं, 8 बंदे इंग्लिश रीड कर रहे हैं, 7 हिंदी रीड कर रहे हैं, 8 बंदे इंग्लिश रीड कर रहे हैं। तो वो कह रहा है कौन से कितने बंदे ऐसे हैं या कितने पर्सन ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज को पढ़ना पसंद कर रहे हैं या पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का कॉमन आता है, ये वो पार्ट होता है जो दोनों पसंद करते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अगर मैं देखूं 8 × 7, 8 हिंदी इंग्लिश के और 7 हिंदी के, टोटल बंदे होते हैं 15। लेकिन वो तो कह रहा है सिर्फ 12 बंदे ही ऐसे हैं जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये 3 वो है जो हिंदी के टाइम ऐड किया तब भी काउंट हो गए, और इंग्लिश का पार्ट पोर्शन कर रही थी ऐड तब भी उसके अंदर भी काउंट हो गए। ये तीनों बंदे मैंने वो थे जो हिंदी को भी पसंद कर रहे हैं, इंग्लिश को भी पसंद कर रहे हैं, इसलिए ये कौन से हैं जो 3 एक्स्ट्रा है, ये दोनों बार काउंट हो गए। तो ये 3 वो बंदे हैं जो दोनों लैंग्वेज को पढ़ना पसंद कर रहे हैं। समझ में आया? भाई आपने 7 में काउंट कर लिया तो 8 में से 3 को घटा दो, ये कितना बचेगा? 5 ही बचेगा, तभी तो 7 और 5 क्या आएगा? 12 आएगा। आया समझ में? नहीं आया हो तो बता देना। वेन डायग्राम बहुत इजी होता है। देखिए किसी भी इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो ध्यान रखना सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये वैसे लिख भी लेना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन होते हैं भाई, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन कितना होता है? n-2 क्रॉस 180। क्या होता है? n-2 क्रॉस 180। ठीक है, और इसी तरीके से मैं इधर लिख देती हूँ, मेरे को दिख रहा है, वहां पे दिखा नहीं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है भाई? एक्सटीरियर एंगल होते हैं सम 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। अब यहाँ पर अगर ईच एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है? अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकाले तो कितना होता है? 360 डिग्री बाय n। ठीक है, इसी तरीके से अगर ईच इंटीरियर एंगल निकाले तो वो किसके इक्वल होता है? एक n-2 क्रॉस 180 बाय n, यही होगा बाय n। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो वो कह रहा है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन निकालनी है। मुझे दे रखा है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का जो रेशियो है वो क्या है? 7:2। एक बात बताऊं मैं आपको, सम ऑफ इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन का, वो हमेशा 180 डिग्री होता है। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री। यहाँ पर 7 और 2 9 हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं 9:180 डिग्री के इक्वल है, तो 120 डिग्री के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है? 20। लेकिन वो कह रहा है जो इंटीरियर एंगल है वो 7 है, इसका मतलब 140 है, और एक्सटीरियर 40 हुआ। 1:2 के इक्वल है, यहाँ पर 2 रेशियो है, 1:20 के इक्वल है, तो 2 40 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से देखिए n कैसे निकलेगा? 360 बटे में ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो 1 से, यहाँ पर क्या आएगा? 9। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी उस पॉलीगन की? 9 होगी। ये सारे रिजल्ट मुझे बताने अच्छे लगे क्योंकि जरूरी थे। ध्यान रखना क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि एक सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन कितना होता है? 180। यहाँ से 7 और 2 9 = 180, 1 = 20, 1 मिल गया। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल 2 रेशियो में है तो 40 मिले, 360 बटे 40 9 आया। समझ में आया? तो नंबर ऑफ साइड 9 निकल के ना। वो क्या कह रहा है? पाइप ए है, किसी टैंक को 8 घंटे में भर रही है, बी अकेली उसी टैंक को कितने घंटे में फिल कर रहा है? 6 घंटे में। वो कह रहा है दोनों पाइप को ओपन कर दिया जाता है, 2 घंटे बाद पाइप ए को क्लोज कर दिया जाता है, तो बचे हुए पार्ट को पाइप बी कितनी देर में फिल कर देगा। यहाँ पर देखिए 8 और 6 का अगर मैं एलसीएम निकालती हूँ तो 24 निकलता है। इसका मतलब मुझे पता चलता है कि जो टैंक फिल होने वाला है उसकी कैपेसिटी 24 यूनिट है, उसके अंदर 24 यूनिट पानी आ सकता है।
अब 8 घंटे लग रहा है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। 1 घंटे में 3 यूनिट पानी भर सकता है और बी की एफिशिएंसी है 4। 24 को 6 से डिवाइड किया, 4 आया। इससे पता चला कि ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट पानी भरने की है 1 घंटे में, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट है। अब ये दोनों मिलकर पानी को भर रहे हैं। अगर ये दोनों मिलकर पानी को भरते हैं 2 घंटे तक, 2 घंटे तक दोनों मिलकर पानी को भर रहे हैं, 1 घंटे में 4 और 3 7 यूनिट पानी भरते हैं दोनों मिलकर, तो 2 घंटे में 24 में से 14 माइनस कर लो, क्योंकि 7 गुना 2 यूनिट पानी भर चुके होंगे, 14 यूनिट, 10 यूनिट पानी बच जाएगा। अब ये 10 यूनिट पानी और कौन भरेगा? बी भरेगा। तो कितना टाइम लेगा? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट 1 घंटे में भरने की है, तो 10/4 मतलब 5/2, मतलब 2 सही 1/2 आवर्स के अंदर वो इस टैंक को, बचे हुए को क्या कर देगा? फिल कर देगा। हमें यही आंसर देना था। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल फ्री के होते हैं। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 4x + 3y = 12। यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल पूछा है ऑफ द ट्राइंगल मेड बाय। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सोल्व करती हूँ। ये मेरी एक इक्वेशन है, मैं इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करती हूँ, 12 से डिवाइड करती हूँ बोथ साइड, तो ये x/3 आता है, ये y/4 आता है, = 1। कंपेयर करिए, x/a + y/b = 1 आएगा। a 3 है, b 4 है। a का मतलब आपको पता ही है, लेंथ ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन लेंथ ऑफ a कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस 3 यूनिट है, लेंथ ऑफ b कोऑर्डिनेट कितनी है? 4 यूनिट। तो ये कैसे निकलेगी? आपको पता ही है, ये x एक्सिस होती है, 0 0 ओरिजिन है, यहाँ पर होगा 3,0, y एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करेगा 0,4, यही होगा, क्योंकि a कोऑर्डिनेट ऐसे ही लिखते हैं, इंटरसेप्ट ऐसे ही बनते हैं। अब ये एक ट्राइंगल बन चुकी है, बन गई ये ट्राइंगल। अगर मैं लेंथ निकालूं तो ये 3 यूनिट निकलती है, ये 4 यूनिट निकलती है। लेंथ निकालनी तो आपको आती है, वैसे ये गिवन ही है कि 3 और 4 है। अगर निकालनी हो तो x2 - x1 + y2 - y1 के स्क्वायर से निकलती है। ये 3 ये 4 है, तो ये क्या आएगी? 5 आएगी। आप निकाल के भी देख सकते हो, देखिए मैं निकाल ही देती हूँ। 3 - 0 का स्क्वायर + 0 - 4 का स्क्वायर, ये देखिए 9 + 16 25 का √5 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? 5। ठीक है, तो अब आपको पता है, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 आई। कहीं ना कहीं एक पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रही है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर + बेस का स्क्वायर = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी। और जब एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो उस वक्त जो सर्कम सर्कल होता है, जो सर्कम सर्कल रहता है, उसका जो सेंटर होता है ना, ध्यान रखना, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है, जो सर्कम सर्कल बनता है, उसका सेंटर हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है, और उसकी रेडियस क्या होती है? इसकी हाफ होती है, हाइपोटेन्यूज की हाफ। तो हाइपोटेन्यूज 5 है, तो रेडियस क्या होगी? 5/2। 5/2 आपसे क्या पूछी थी? रेडियस ही पूछी थी। 5/2 का मतलब 2.5। ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी सर्कम सर्कल राइट एंगल ट्राइंगल हो और सर्कम सर्कल बने, तो उस वक्त जो रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है, और जो सर्कम सर्कल होता है, सर्कम सेंटर होता है, वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये कैसे पता चला राइट एंगल है, वो आपने देख ही लिया। अब देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू, कि इसके अंदर 15,463 को के अंदर ऐड करूं, तो जो नंबर है वो मेरा क्या बनेगा? 107 से डिविजिबल होगा। अब इसको 107 से डिवाइड करिए जल्दी से। यहाँ पर 4 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 4 से 8 आएगा, 1 आएगा, 8 आया, 2 आएगा, 3 आएगा। अब ये 5 से करिए, क्योंकि ऐड की पूछा है, तो अगर मैं 4 से करूंगी तो इससे नीचे रह जाएगा, वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी बताती हूँ। देखिए 5 × 7 = 35, 5 × 1 = 5 आएगा, 5 में से 3 गए 2, 13 में से 8 गए 5। इसका मतलब आप 52 और ऐड कर देते तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। अब सोच रहे होंगे मैंने 4 से क्यों नहीं किया। देखिए अगर मैं 4 से करती तो 428 आता, 13 में से 8 गए 5,
और ये 7 में से 55 आता, इसका मतलब ये 55 एक्स्ट्रा है, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा है कि क्या ऐड करूं, इसका मतलब उसे और चाहिए तो एक नंबर एक्स्ट्रा आपको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या अगर 52 और मिल जाते इस नंबर को, इसमें 52 और ऐड हो जाते तो ये नंबर हर हाल में कंप्लीटली क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, What proportion of water must be added to milk, ये एक फ्री का नंबर है। जब भी वो कहे कि आप पानी के दूध के अंदर कितना पानी ऐड करें कि क्रय मूल्य पर बेचने पर भी इतने % का लाभ हो, तो कुछ नहीं करना, 20/100 कर दो, 20/100 कर दो। ये 100 सीपी है तो ये 20 क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। ये 20 क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है कि 100 लीटर पानी के मुकाबले आपने 20 लीटर पानी मिलाया, तभी आपको 20% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेट के अंदर तो आपने 1 रुपए का भी मार्जिन नहीं लिया, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। तो 100 सीपी है, उसमें 20 लीटर पानी मिलाया, तो क्या रेशियो आएगा, 1/5 या 1:5। नेक्स्ट देखना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 years क्या होगा। तो यहाँ देखना 4% का मतलब है 1/25, 2 टाइम गिवन है 2 years। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको ये गिवन है, रेशियो निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पर मेरे पास ना डिफरेंस गिवन है ना प्रिंसिपल गिवन है, तो मैं डिफरेंस वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकती। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए ट्री मेथड है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने भी कराया हुआ है। क्या होता है, यहाँ पर ये बेस देखिए, इसका मतलब ये प्रिंसिपल है तो ये उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ये क्या है, उसके ऊपर इंटरेस्ट है। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल 25 टाइम 2 है तो टाइम का स्क्वायर कर लो, 625 आ गया। आया समझ में? 25 है तो 25 का स्क्वायर कर लिया, अगर 3 साल होता तो 25 का क्यूब कर लेते। यहाँ पर देखिए उसके बाद ये 1/25 पहले साल की बात कर रही हूँ, ये 1/25 दूसरे साल की बात कर रही हूँ। हो गया 625 को 125 के हिसाब से कितने रुपए ब्याज पड़ा, 25 पड़ा, यहाँ पर 25 पड़ा। हो गया, यहाँ पर 25 रुपए ब्याज पड़ा, यहाँ पर भी 25 रुपए ब्याज पड़ा। अब यहाँ पर देखिए ये अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप दूसरे साल हिसाब करने जाते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है जो पहले साल का ब्याज आया भाई उस पर भी तो ब्याज दो। दूसरे साल तो आप हिसाब ही कर रहे हो तो दूसरे साल तो जो ब्याज बनेगा वो ही दोगे, वो ब्याज तो आपने रखा नहीं, लेकिन पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज आपसे वो मांगेंगे। 25 का 1/25 1 रुपए, ये हो गया, ये 25 और 25। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट निकला, ये भी सिंपल इंटरेस्ट निकला, 25 जमा 25 क्या आ जाता, 50, यही आता। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर भी ब्याज लग गया, वही कंपाउंड इंटरेस्ट है। 25 25 50 और 1 51, तो दोनों क्या होते, 51:50 आता। समझ में आया? ये ट्री मेथड बड़ा अच्छा मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी 3 बंदे हैं, किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। किस रेशियो से एंटर करते हैं, 7/2 है, 4/3 है, 6/5 है, यही है। सबसे पहला काम करते हैं कि इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। 30 इसका एलसीएम आएगा, मैं इधर लिख लेती हूँ जगह छोटी ना पड़ जाए। ये 105 आएगा, ये 10 40 आएगा और ये 36 आएगा, यही आया। 125:40:36 आ गया। अब वो क्या करता है, यहाँ पर इसका मतलब मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये 40 हुआ और ये 36 हुआ। अब वो क्या कहता है कि 4 महीने बाद ए अपने शेयर में 50% इंक्रीज कर देता है और प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल बाद वो प्रॉफिट कमाते हैं तीनों मिलकर 21,600 का। तो बी का शेयर क्या था उस प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पर देखना 105 गुना 4 महीने तक तो उसने 105 रुपए ही लगा के रखे, 105 रुपए ही लगा के रखे। लेकिन जैसे ही 4 महीने हुए अब वो क्या करता है, 50% इंक्रीज कर देता है। 100% माना तो इसमें 50% इंक्रीज कर दिया,
इसका मतलब 150%। अगर 150% को फ्रैक्शन में लिखूं तो 150/100 होगा, जो क्या आएगा 3/2। इसका मतलब 105 गुना 3/2 रुपए और उसने अब लगा दिए ये वाले। पहले जहां ये 105 थे 4 महीने तक यही लगे हैं, 105 गुना 3/2 रुपए अब लग गए। और ये कितने के लिए लगेंगे? 8 महीनों के लिए लगेंगे। तो ए का टोटल शेयर ये बनेगा, ए टोटल ये शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। बी 40 के 40 रुपए ही लगा के रखता है 12 महीने के लिए, और सी 36 के 36 ही लगा के रखता है 12 महीने के लिए। ये ए का निकाल दिया, ये बी का निकाल दिया, ये सी का निकाल दिया। ये आएगा 4 पंजे 20, 4 एकम 4, ये देखिए 2 चौको 8, 4 3 12 पंजे 60, 1260। ये 0 12 चौके 48 आएगा, 12 छीके 72 आएगा, 12 3 36 और 7 432 आएगा, यही आएगा। मैं इसको, ये मेरा बना, मैं इसको यहीं पे कर लेती हूँ 1680। ये क्या बना मेरा 1680। मैं इसको 16 से डिवाइड करती हूँ, 16 पंजे 80, 16 3 48, ये होगा 16 दूनी 32, 32 आया, और ये होगा 16 7 112 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 से ये 10 जाएगा और ये 9 जाएगा, यही हो गया। इसका मतलब 35 और 9 44 और 10 54। उनको टोटल प्रॉफिट कितने का मिला? 54 का मिला। मैं इधर कर रही हूँ भाई, टोटल प्रॉफिट 54 का मिला, लेकिन वो कह रहे हैं कितने का मिला? 21,600 का मिला। ये 21,600 कब आएगा? इसका मतलब एक आएगा 400 के इक्वल। अब वो क्या पूछ रहा था? बी का शेयर पूछ रहा था, तो बी का शेयर 10 रेशो है, तो 10 किसके इक्वल आएगा? 4000 के इक्वल। समझ में आया? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और टाइम इतना भी नहीं लेना कि उसी पे आप फंस के खड़े रहो। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में है तो कोशिश करो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले उसे कन्वर्ट करने की। नेक्स्ट देखना, ए किसी आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेच रहा है। जब भी मैंने परसेंटेज का क्वेश्चन कराए थे, प्रॉफिट लॉस के कराए थे, मैंने कहा था कि हमेशा सीपी को आप 100% मानिए। मैंने कहा, अज्यूम किया कि मेरा सीपी है 100%। अब वो कोई बंदा है, वो उसे 20% के लॉस पर बेच रहा है, इसका मतलब अब एसपी पड़ा उसका 80%। अब वो कह रहा है यदि वो उसे 12 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता। अब मेरा एसपी पड़ा 110%। लेकिन ये कब पड़ा? कब पड़ा? यदि वो इस आर्टिकल को 12 रुपए ज्यादा में बेचता। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सीपी और इस एसपी और इस एसपी के बीच में जो डिफरेंस है वो 12 रुपए का है। समझ में आया भाई? अगर वो 20% लॉस में बेचता तो 80% में बिकता। अगर वो 10%, अगर वो 12 रुपए और में बेचता तो उसे 110% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं एसपी 110% है। अगर यहाँ पर देखो तो एसपी में कितना डिफरेंस है? 30% का, और इधर देखो तो 12 रुपए का है। 1% क्या आएगा? 12/30 आएगा। कॉस्ट प्राइस पूछी थी 100% क्या आएगा? 12/30 गुना 100 आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 40 रुपए आंसर आएगा। समझ में आया? देखो कुछ भी नहीं होता क्वेश्चनों में, सिर्फ आपको समझना होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है। √a है, 1/√a है, a⁻⁻1/2 का मतलब नीचे आएगा, ये आएगा 1 - 1/√a आएगा, नीचे आएगा 1 + √a। यहाँ पर देखिए, पहले मैं ऊपर वाले पार्ट को सोल्व कर दूं। ये बनेगा मेरा a + 1/√a × 1 - a, ये बनेगा मेरा √a - 1 √a × 1 + √a। यहाँ तक आया आपको समझ में? अब मैं इन दोनों को सोल्व कर रही हूँ। √a × 1 - a × 1 + √a मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम लेना तो सभी को ही आता है, ये कॉमन है, वो एक बार ले लिया, जो नहीं है वो सारे लिख लिए। यहाँ पर देखना, इसका मतलब ये a + 1 × 1 + √a से मल्टीप्लाई होगा। ये √a - 1 ये किससे होगा? 1 - a से। यहाँ तक आ गया आपको? ये बनेगा मेरा, जब मैं इसको सोल्व करूंगी, a + a √a + 1 + √a, ये बनेगा √a - a √a - 1 + a, और नीचे जो भी टर्म है वो मैं लिख देती हूँ, √a 1 - a और 1 + √a। यहाँ तक लिख दिया। यहाँ पर देखिए a √a से a √a कैंसिल हो गया, ये बचा a और a 2a, 1 से 1 भी मेरा कैंसिल हो गया। मेरा बचा यहाँ पर 2a
प्लस 2 रूट ए, नीचे मेरा क्या बचेगा भाई, नीचे बचा मेरा रूट ए इंटू 1 माइनस ए और 1 प्लस रूट ए। मैंने 2 रूट ए बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरा रूट ए प्लस 1, नीचे बचेगा मेरा रूट ए 1 माइनस ए और 1 प्लस रूट ए। ये दोनों मेरे कैंसिल हो जाएंगे, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो जाएगा, मेरा क्या होगा 2/1 माइनस ए। इसका मतलब मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। आया समझ में? कुछ नहीं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है अच्छे से, ध्यान से, एक बार कोई भी स्टेप बीच में मिस नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम करते हैं अपना जो 2019 का मैथ्स है, जनरल पेपर ऑफ एस्टेट का, उसको सोल्व करते हैं। देखिए हमने 2 पेपर सोल्व कर लिए हैं। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज है 16 ईयर्स। अगर एवरेज एज है उनकी 16 ईयर्स है तो कहीं ना कहीं उनकी टोटल कितनी होती है, 16 इंटू 3 48 ईयर्स। समझ में आया? अब वो कह रहा है एंड रेशियो ऑफ देयर एज क्या है, 4:5:7। अगर मैं इनका टोटल करूं 7 और 5 12 और 4 16, वैसे तो टोटल रेशियो के अकॉर्डिंग 16 आ रहा है और वैसे इनकी एज का टोटल 48 आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 16 इक्वल टू 48 है, तो 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। 1 3 के इक्वल है, तो वो पूछ रहा है एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय। एज ऑफ स्मॉलेस्ट बॉय क्या होगी, 4 3 जा 12 होगी। समझ में आया? अगर बीच की होगी 15 होगी और जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी 21 होगी, तो क्या होगी यहाँ पर 12 ईयर्स। नेक्स्ट देखना। अब वो क्या कह रहा है कि कोई एग्जामिनेशन है, 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, 70% मैथ्स में पास हुए, 20% फेल हो गए दोनों सब्जेक्टों में, 2500 स्टूडेंट पास हुए हैं कुल मिलाकर। अब वो कह रहा है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बनाने। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस देखिए, आपको पता है कि हमेशा वेन डायग्राम से करना है। यहाँ पर देखिए ये वेन डायग्राम बनाते हैं, बना दिया। ये देखिए 60% अगर इंग्लिश में पास होते हैं, 70% किस में पास होते हैं, मैथ्स में, तो ऑब्वियस है ये दोनों का कॉमन पार्ट होगा जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हुए। लेकिन जब मैं अपने स्टेटमेंट को पढ़ रही हूँ तो मुझे पता चलता है कि 20% फेल हुए हैं दोनों में। यहाँ पर पास पास है तो दोनों का कॉमन भी पास ही आएगा, फेल तो आने से रहा। इसका मतलब कहीं जब 20% फेल हुए हैं तो 100% कंप्लीट होता है रेशियो में, परसेंटेज में, तो इसका मतलब 80% वो स्टूडेंट है जो दोनों में पास हुए हैं। समझ में आया? क्यों? क्योंकि 20% अगर दोनों में फेल हुए तो 100 माइनस 20% इक्वल टू 80% वो स्टूडेंट होंगे जो दोनों में क्या हुए होंगे, पास। इसका मतलब ये 80 देखो इंग्लिश वाले में भी इंक्लूड हो गया जब मैंने इंग्लिश का काउंट किया, और ये 80 वही स्टूडेंट मैथ्स वाले में भी इंक्लूड हो गए, 2 बार इंक्लूड हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इंग्लिश में इस 80% को इंक्लूड कर लेती हूँ 60%। इस 60% में ये कॉमन 80% भी इंक्लूड हो चुका। अब जब मैं काउंट करूंगी और बच्चों को तो सिर्फ ये बचा हुआ पार्ट करूंगी। ये बचा हुआ कितना है, 70 माइनस 80%। मैंने इसको सोल्व किया, इसका मतलब 50% आया, और वैसे देखे तो 2500 आता है। मेरे हिसाब से 50% कुल स्टूडेंट पास होते हैं और वो कहता है 2500 होते हैं। इसका मतलब 1% 50 के इक्वल आएगा, 100% किसके इक्वल आएगा, 5000 के, और ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट साइड मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। वो कह रहा है एक बिजनेसमैन है जो 15% डिस्काउंट देता है ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ हिज आइटम। हाउ मच प्राइस ही शुड मार्क ऑन हिज आइटम टू द कॉस्ट प्राइस टू गेट 19% प्रॉफिट। यहाँ पर देखिए ये लाइन होती है, ये सीपी होता है, ये आपका मार्केट प्राइस होता है और ये आपका एसपी होता है। यही रहता है, ये सीपी होता है, मार्केट प्राइस होता है और एसपी होता है। हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, और मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है, जैसे आप किसी शॉप पे जाओगे तो वहां पर कोई जैकेट परचेज कर रहे हो तो टैग के ऊपर जो प्राइस मेंशन होता है वो मार्केट प्राइस कहलाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो दुकानदार उससे को किसी से खरीद के लेके आए, जो दुकानदार को जितने की पड़ी, और सेलिंग प्राइस वो होता है जिसमें वो आपको बेच रहा है। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है 15% डिस्काउंट दे देता है मार्केट प्राइस पर। अब क्या होता है, वो कह रहा है मैं कितना मार्केट प्राइस अंकित करूं कि मुझे 19% का प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस के ऊपर। समझिए 19% का प्रॉफिट हो, वो भी किस पर हो, कॉस्ट प्राइस पर हो। इसका मतलब
अगर कॉस्ट प्राइस में 100% लूं तो वो उस सामान को 119% में बेचेगा, तभी उसे 19% का प्रॉफिट होगा। यहाँ तक तो बात आई समझ में। अब मैं थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को भूल जाती हूँ, मैं इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालती हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए अगर मार्केट प्राइस 100% है तो 15% का डिस्काउंट देती हूँ, तो क्या होता है, मार्केट प्राइस पे 15% का डिस्काउंट दिया, 85% बटे में 100 आया, किसके इक्वल आएगा? अगर मैं मार्केट प्राइस पे डिस्काउंटेड प्राइस के बाद जो रेट निकाल रही हूँ कहीं ना कहीं एसपी ही आएगा, एसपी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एमपी कितना हुआ, 119 गुना 100 बटे में 85। समझ में आया? हमेशा यहाँ से 17 यह आएगा, ये 140 आया, कितना आया 140। इसका मतलब वो मार्केट प्राइस 140% यहाँ पर टैग पे लिखेगा तो कितना ज्यादा करेगा 40%। समझ में आया? कितना ज्यादा किया उसने 40%। ठीक है, तो आप देखो इसमें कोई फॉर्मूले ध्यान लगाने की ध्यान नहीं, 100 से मार्केट प्राइस पे जाएंगे, मार्केट प्राइस से एसपी पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये प्रॉफिट लॉस का मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, किसी को करना हो तो कर सकता है। आफ्टर 5 ईयर फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ फादर की, वैसे तो ये ऑप्शन से करते हैं लेकिन मैं बिना ऑप्शन भी आपको बता रही हूँ, हमेशा एज के क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना है। ये एक्स की है, ये वाई है, ये फादर की है, ये सन की है। वो कह रहा है 5 साल बाद, आप 5 साल बाद ये बाप उसके फादर की एज होगी और ये उसके सन की एज होगी। अब वो कह रहा है कि 3 गुना होगी, इसका मतलब ये 3 गुना है तो ये इक्वल कब आएगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, यही कंडीशन होती है। ऐसे ही 5 साल पहले का मतलब x माइनस 5, यहाँ पर y माइनस 5। जो फादर की एज थी वो उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी, यही कह रहा है। ये इक्वल कब होगी, जब मैं बेटे की एज को 7 से मल्टीप्लाई करूंगी। हो गया, यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी, यहाँ से मैं इधर ही लिख देती हूँ, x माइनस 3y इक्वल टू 10 बनेगा, यहाँ पर x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 बनेगा। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये 4y इक्वल टू 40 आएगा, तो y यहाँ से 10 आएगा। अगर y 10 है तो यहाँ से देखिए x माइनस 30 इक्वल टू 10 आया, तो x कितना आएगा 40 ईयर्स। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, यही दे रखा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, SP मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू CP मल्टीप्लाई बाय 8, यही होगा। यहाँ से देखिए ये CP बाय SP अगर मैं निकालती हूँ CP बाय SP, तो ये क्या आता है 6/8। इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस 6 रुपए है, 6 यूनिट है, तो SP कितना है 8 यूनिट। समझ में आया? इसका मतलब SP ज्यादा है तो हर हाल में हमें प्रॉफिट होगा। और ध्यान रखना जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। 2 यूनिट का प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 6 पर हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 33 इंटू 1/3% क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाए इक्वेशन टाइप में तो हमेशा सोल्व करना ऑप्शन से। देखिए x की जगह 1 रखूंगी, 9/5 होगा, माइनस ये होगा, ये लिखना मैं लिख देती हूँ एक बार, 2x प्लस 7/5, किसी को दिख नहीं रहा हो तो सॉरी ये माइनस 3x प्लस 11/2 होगा, और ये होगा 2x प्लस 8/3 माइनस 5। ये क्वेश्चन है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, x की जगह 1 रखा, 9/5 यहाँ पर 14/2 आएगा, और ये देखिए 1 रखेंगे तो 10/3 माइनस 5 आएगा। यहाँ पर मुझे दिख रहा है देखने से ही क्या इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर वैसे ही 3 है, और यहाँ पर देखिए
ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 7/5 है, माइनस 3x प्लस 11/2 है, और ये किसके इक्वल है, 2x प्लस 8/3 माइनस 5, और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू पूछी है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को कोशिश करना ऑप्शन से सोल्व करने की, क्योंकि जल्दी हो जाते हैं। अदरवाइज आप एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि सिंपल लीनियर इक्वेशन है, कोई ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। मैं ऑप्शन से करती हूँ, तो देखिए x की जगह 1 रखती हूँ, 7 और 2, यहाँ पर 9/5 आता है, यहाँ पर आएगा 14/2 आएगा, यहाँ पर आएगा 10/3 आएगा, -5 मुझे दिख रहा है कहीं भी इक्वल नहीं होना। -1 रखती हूँ, ये 5/5 आता है, ये -1 रखती हूँ तो 11 - 3 ये 8/2 आता है, और यहाँ पर -1 रखती हूँ तो 6/3 आता है, -5 आता है। ये देखिए 1 माइनस ये 4 आता है, ये 2 - 5 आता है, -3 = -3 आता है। तो हर हाल में x = -1 इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा था ऊपर वाला कैंसिल नहीं हो रहा, फ्रैक्शनल आंसर है ही नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें आगे मूव करना था। जैसे मैं आगे सेकंड ऑप्शन पुट किया, मेरा आंसर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है 924 मीटर क्यूब, तो रेशियो बिटवीन इट्स डायमीटर एंड हाइट पूछी है। ध्यान रखना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, πr²h। शायद एग्जामिनर को सिलेंडर के क्वेश्चन ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, तभी हर एग्जाम में मोस्टली सिलेंडर से बेस्ड क्वेश्चन होता ही रहता है। मैं इनका रेशियो निकालती हूँ, πr² निकलता है, अपॉन में 2πRh निकालती हूँ, तो 924/264 आता है, यही आता है। यहाँ पर h से h कैंसिल हो जाता है, एक पाई से पाई भी कैंसिल हो जाता है, r से r भी कैंसिल हो जाता है, ये r/2 बचता है। मैं r की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो ये क्या हो जाती है भाई, r = मेरा आ जाता है 924 × 2/264, यही आता है। 132 आता है, और ये आता है 6 से 7 से 7 दूनी 14, 7 28, 7 21 22, 7 2 9। r = 7 आता है, जैसे r = 7 आता है मैं इसमें पुट कर देती हूँ, ये है 264। यहाँ से देखिए क्या आएगा, 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह 7, क्रॉस h = 264, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया, 264/44 आया, और ये जाएगा भाई 6 से h, इसका मतलब क्या आया, 6 आया। अब यहाँ पर देखिए, आप इतनी जल्दबाजी मत करिए कि 7:6 बोल दे, क्योंकि वहां पर रेशियो डायमीटर और हाइट का पूछा हुआ है, तो इसका मतलब डायमीटर रेडियस का डबल होता है, 14:6 आएगा, जिसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, 7:3। यही मेरा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, What principal on compound interest has their amount Rs 650 in 1 year and 676 in 2 years? अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना एक बात, हमेशा वैसे भी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो जीपी सीरीज को फॉलो करता है, मतलब जियोमेट्रिक सीरीज को फॉलो करता है। इसका मतलब कॉमन रेशियो क्या रहता है, सेम। यहाँ पर मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, मुझे नहीं पता कितना है, वो कह रहा है ये प्रिंसिपल 1 साल के बाद 650 हो रहा है, फिर से 1 साल बाद, फिर से नेक्स्ट 1 साल बाद, या 2 साल बाद कह सकते हो 676 हो रहा है, यही हो रहा है। इसका मतलब अब मैंने बताया ये A1 अमाउंट आई है, ये A2 अमाउंट आई है, ये फिर से 1 साल बाद, समझ में आया। अब मैंने आपको एक बात बताया, क्या बताई, कि जो भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो जियोमेट्रिक सीरीज को फॉलो करता है। जियोमेट्रिक का मतलब होता है P/A1 कर दो, पहली को दूसरे से डिवाइड कर दो या दूसरी को तीसरी से कर दो, कॉमन रेशियो हमेशा सेम आएगा। यहाँ से P/A2, इतना सब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझा रही हूँ। A1 × A1 आएगा, P यहाँ से A1 का स्क्वायर आएगा अपॉन A2 आएगा। A1 आपका 650 है, 650 × 650 आएगा, अपॉन में 676 आएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 625 आएगा, समझ में आया। और यही ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। प्रिंसिपल क्या रहेगा आपका, गलत है, आप
चेक भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि 625 बटे में 650 कर दो, वहां पर 650 बटे में 676 कर दो, रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है इस क्वेश्चन में, क्या नई चीज पता चली आपको कि जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है तो हमेशा जीपी सीरीज को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई भी प्रिंसिपल है वो सिंपल इंटरेस्ट पर दिया जाता है 2 साल के लिए, उसके बाद यदि रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट है 1% ज्यादा हो जाती है तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 240 रुपए ज्यादा मिलता है। जैसे 1% रेट बढ़ाते हैं तो 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं, जो पहले मिलते थे उससे 240 रुपए ज्यादा मिलते हैं। अब एक बात देखिए, हमें जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो, मैंने प्रिंसिपल को माना 100%, आर परसेंट है, टाइम टी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, प्रिंसिपल आर टी बाय 100, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आर टी परसेंट, क्या आ जाएगा आर टी परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट आर टी परसेंट आ गया। दोनों अब देखिए, अगर 1% रेट ज्यादा हो जाता है कितने टाइम में, 2 साल के अंदर, अगर 1 गुना 2% ये चेंज हो रहा है, रेट 1% ज्यादा, टाइम 2 साल के लिए, पर रेट का परसेंट पीछे लिख दिया, ये फर्क पड़ा है सिंपल इंटरेस्ट में परसेंटेज के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने का पड़ा है, 240 का। समझ में आया? इसका मतलब 2% 240 के इक्वल है, 1% 120 के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल आएगा भाई, 12,000 के इक्वल आएगा। आया समझ में? क्वेश्चन जितने हो सके एक बार लॉजिक से समझने हैं, उसके बाद जल्दी से सोल्व करने हैं। आप ऐसे ना समझ पाए तो आप निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, बकायदा पी को एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन लेंथ ही पड़ेगा, मैं डायरेक्ट करना ही पसंद करती हूँ। आपको ना आए तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 125 मीटर कोई लॉन्ग ट्रेन है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है 30 सेकंड में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज। इसमें क्या करेंगे कि आपकी स्पीड है कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, आपका वो ये कोई ट्रेन है, देखना ये कोई ट्रेन है और ये कोई ब्रिज बना हुआ है, ये ट्रेन इस ब्रिज को क्रॉस कर रही है। समझ में आया? ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब ट्रेन ने अपनी खुद की लेंथ प्लस, देखो ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ये पैटर्न होगा, ट्रेन इस ब्रिज से बाहर निकल जाएगी, यही होगी, ये आपकी ट्रेन है बाहर निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ उसने टोटल इस 30 सेकंड के अंदर क्रॉस की होगी। किसकी लेंथ? ब्रिज की लेंथ प्लस उस ट्रेन की खुद की लेंथ उसने 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट की होगी। तो यहाँ पर टाइम कितना है, 30 सेकंड। समझ में आया? अब यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम होनी चाहिए। 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये आएगा भाई 2 से 9, 2 से 30 और ये 3 3 जा 3 से 10, 50/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? आ गया। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी वो, 50/3 क्रॉस 30, यहाँ से कितना कर लिया, 500 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यही क्या, इस 500 का मीटर का मतलब हुआ कि उसने ब्रिज की लेंथ प्लस उस ट्रेन की लेंथ टोटल मिला के 500 है, लेकिन वो तो कह रहा है ट्रेन की लेंथ 125 मीटर है, इसमें से माइनस कर दें तो इसका मतलब 375 मीटर जो बचा वो क्या होगा, ब्रिज की लेंथ होगी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट में वो कह रहा है, अब हमारा है पीजीटी 2020 का जो जनरल पेपर है मैथ्स का 10 मार्क्स का, हम वो सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 5%। सेकेंड ईयर देखो फर्स्ट ईयर इंक्रीज हो रही है 5%, इसका मतलब प्लस 1/20, 5% का मतलब 5/100 जो 1/20 आएगा। नेक्स्ट ईयर 5% डिक्रीज हो रही है, 5% डिक्रीज होने का मतलब माइनस 1/20, यही होगा। अब वो कह रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन वाज दिस एंड बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर क्या थी। देखिए इसका मतलब है इंक्रीज होने का मतलब कि पहले 20 थी तो अब 21 होगी, डिक्रीज होने का मतलब है कि पहले 20 थी तो अब 19 होगी। ये देखिए 19 से 1 आएगा, ये
391 आएगा, यही आएगा। और यहाँ पर सॉरी 399 आएगा, 19 1 जार 19 होता है ना, तो ये 9 और 399 आएगा। और ये क्या आएगा भाई आपका 400। लेकिन वो कह रहा है देखो आपके अकॉर्डिंग तो अब निकली है 399 और पहले थी 400, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि भाई नहीं उसकी तो क्या थी 79800। तो ये कब आएगा, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 200 से। करके देखिए 2 9 जार 18, 2 9 जार 18 9, 2 3 जार ये आएगा। इसका मतलब इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 से। ये क्या आ जाएगी हमारी अब की पॉपुलेशन। समझ में आया? हमेशा जब भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आए आपको इसी तरीके से करना है। इंक्रीज हो रही है 20 पर 21 हुई, डिक्रीज हुई 20 पर 19 हुई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 399 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 400 आया। इसका मतलब हुआ कि आपकी आज की जो पॉपुलेशन है वो 399 है। 2 साल पहले 400 थी, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि सेकंड ईयर के लास्ट में पॉपुलेशन तो ये थी। इसका मतलब ये कब आएगी, जब मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 200 से मल्टीप्लाई। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर, 2 सिलेंडर हैं जिनकी रेशियो है रेडियाई का, क्या रेशियो है रेडियाई का रेशियो है R1 रेशियो R2 है 2/3, और उनकी जो हाइट है, लेंथ का मतलब हाइट है, उनका रेशियो है 5:3। तो वो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम पूछा है। तो आपको पता ही है वॉल्यूम क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर H पाई R2 स्क्वायर H, यही होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 का स्क्वायर देखिए 4 आएगा, R2 का स्क्वायर 9 आएगा, यही आया। H1 5 है, H2 3 है, इसका मतलब ये 20:27 आएगा। आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई एग्जामिनेशन है, 27% स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास होते हैं, 38% स्टूडेंट है जो साइंस में पास होते हैं, 19% फेल होते हैं, 19% स्टूडेंट वो हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। वो परसेंटेज ऑफ पास इन बोथ दी सब्जेक्ट वो पूछ रहा है। मैंने क्या बताया था, अभी ऐसा क्वेश्चन किया। देखो वेन डायग्राम, क्वेश्चनों की टाइप मोस्टली सभी की सेम है। अगर आप ये प्रीवियस ईयर भी सारे पीजीटी वाले, टीजीटी वाले और पीआरटी वाले सारे कर लोगे 5-6 सालों के, तो आपका ऑब्वियस है जनरल मैथ्स में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 27 फेल हुए हैं, किसमें हुए हैं, इंग्लिश में। 38% फेल हुए हैं साइंस में, और 19% दोनों कॉमन है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए। तो कुल टोटल फेल कितने हुए भाई? अगर मैं टोटल फेल निकालती हूँ तो देखिए ये 27% इंग्लिश वाले जब मैं ले रही हूँ तो ये 19% वो भी इसके अंदर इंक्लूड है जो दोनों के अंदर फेल हो गए, जो इंग्लिश साइंस में भी फेल हुए और इंग्लिश में। तो मैंने इस इंग्लिश वाले में इस 19% को भी इंक्लूड कर लिया, तो ये 27% में 19 इंक्लूड हो गया। तो इस ये 38 में ये 19 वाला पोर्शन में माइनस कर दूंगी, 38 - 19 यही होगा। ये बचेगा 2 1 3 46%। इसका मतलब टोटल फेल स्टूडेंट कितने आएंगे 46 है ना, 8 7 15, ये देखिए 19 आएगा, हाँ 19 से आएगा, 9 7 2 1 3 4, 46% टोटल फेल हो गए। तो पास स्टूडेंट टोटल कितने होंगे भाई 100 - 46%, जो कि आपका आएगा 54%। इसका मतलब 54 स्टूडेंट वो हैं जो पास हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, वो 54 यही पूछा था और कुछ आगे कह ही नहीं रहा, तो आगे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। एक मैन है जो अपस्ट्रीम चल रहा है 13 किलोमीटर, तो 5 घंटे ले रहा है। वहीं वो जब डाउन स्ट्रीम चल रहा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिधर के साइड वाटर की फ्लो की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो वो 5 घंटे में 28 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर, आपको पानी की स्पीड बतानी है। डाउन स्ट्रीम देखिए, अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के अपोजिट, आप इधर जा रहे हैं, पानी इधर चल रहा है, पानी के अपोजिट डायरेक्शन। तो स्पीड क्या हुई 13/5 किलोमीटर पर आवर। x + y क्या होगी, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम क्या हुई 28/5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको समझ में आया। ये 13/5 कहाँ से लिया, देखिए 5 घंटे में 13 चल रही है, तो एक में कितना चलेगी
13/5, ऐसे ही 28/5 आ गया। मुझे y यहाँ पर ध्यान रखना, x होती है स्पीड ऑफ मैन और y होती है स्पीड ऑफ वाटर। मुझे स्पीड ऑफ वाटर निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 28/5 माइनस 13/5 और क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा ये। और इसका मतलब एक सही 1/2 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? आपको y की वैल्यू निकालनी थी, दोनों को क्या कर दिया है, यहाँ पर देखिए दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब डायरेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, श्याम राइट कर रहा है ऑल इंटीजर फ्रॉम 1 to 100। अब वो कह रहा है देन हाउ मेनी टाइम्स डज ही राइट 3। तो ध्यान रखना, 1 से 100 तक में सिर्फ जीरो को छोड़कर, ओनली जीरो को छोड़कर हर एक नंबर कितनी बार रिपीट होता है, 20 बार रिपीट होता है। तो ध्यान रखना कितनी बार यूज होगा, 3 भी। यहाँ पर किसके बारे में पूछा था, 3 के बारे में, तो 3 भी कितनी बार लिखा जाएगा, 20 बार। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सेम मैंने करा दिया, अभी जो लास्ट ईयर पेपर था उसी में क्वेश्चन रिपीटेड था, तभी मैं कहती हूँ क्वेश्चनों की फॉर्मेट सेम आ रही है। हर एक में डिसाइड है कि एक पानी वाला देंगे, एक एज वाला देंगे, कि ये क्वेश्चन देंगे, तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो पीआरटी के 5 पे 6 के 6 पेपर, टीजीटी के 6 के 6 और पीजीटी के भी 6 के 6 इन पेपरों को कर लेंगे, तो आपके 10 मार्क्स तो वैसे ही हो जाएंगे। इसके बाद मैं टीजीटी मैथ्स के जो भी 6 साल के, पिछले 6 साल के क्वेश्चंस पेपर है वो कराऊंगी, फिर ऐसे ही पीजीटी मैथ्स के भी पिछले 6 साल के क्वेश्चनों पेपर को सोल्व करवाऊंगी। उससे क्या है, काफी हेल्प मिलती है। देखिए 2 टैप है, एक है ए है 36 मिनट में भर रहा है, बी टैप है वो 36 मिनट में टैंक को फिल कर रहा है। अगर मैं देखूं, जब भी ये टैंक का क्वेश्चन आए, वर्क और टाइम का क्वेश्चन आए, तो हमेशा ये एलसीएम ले लिया करो। इनका एलसीएम 180 आएगा। जो एलसीएम आता है वो इंडिकेट करेगा कि इस टैंक की कैपेसिटी कितनी है, इसका मतलब इस टैंक में कितने यूनिट पानी फिल हो सकता है। अब एक बात देखिए, 180 को जब 30 से डिवाइड करती हूँ 6 आता है, जब 36 से डिवाइड करती हूँ 5 आता है। यहाँ तक आ गया। ये 6 और 5 एफिशिएंसी बता रहे हैं कि ए टैंक है वो 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर सकता है, जो बी टैंक है वो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी फिल कर सकता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दोनों टैप को एक साथ खोल दिया गया। When the tap A must be turned off, then the tank must be just fill in 18 minutes। वो कह रहा है ए को कितनी देर बाद बंद कर दे कि टैंक कुल 18 मिनट में भर जाए। देखिए बी टैंक को खोल के रखा, बी टैंक के बारे में कोई बात नहीं हो रही, इसका मतलब बी शुरू के पहले मिनट से 18 मिनट तक खुला रहा, वो टैंक को फिल करता रहा। इसका मतलब ऑब्वियस है, अगर 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है तो बी ने 5 मिनट में 18 गुणा 5 कितनी यूनिट फिल कर दी होगी, सॉरी 18 मिनट में 18 गुणा 5 90 यूनिट पानी फिल कर दिया होगा। उस टैंक में 180 टोटल पानी आना था, 90 यूनिट बी ऑलरेडी बी ने भर दिया, तो ए के लिए बचा कितना, 90 यूनिट पानी भरना। अब ए 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर रहा है, तो 90 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लगाएगा, 90/6, ये कितना आएगा, 15 मिनट। इसका मतलब 15 मिनट बाद उन्होंने 15 मिनट में टैंक को फिल कर दिया, उसने अपनी 90 यूनिट पानी भर दी होगी और उसके बाद टैंक को बंद कर दिया गया होगा। आया समझ में? अब ये देख लो किसके बारे में बात नहीं कर रहा था, बी के बारे में। इसको मतलब बी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ओपन रखा होगा। इसका मतलब बी ने 18 मिनट कंटिन्यूसली उस टैंक में पानी भरा। 18 मिनट में 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो 18 मिनट में 18 गुना 5 कितनी यूनिट पानी भरा होगा, 90 यूनिट। 180 यूनिट टोटल पानी भरना था, बी उसमें से 90 यूनिट पानी भर चुका। कितना पानी भरेगा वो, 90 यूनिट। 90 यूनिट 1 मिनट में 6 यूनिट पानी भर रहा है 1, तो 90/6 कितना आएगा, 15 मिनट। समझ में आया? यहाँ पर देखना वो क्या कह रहा है, In how many years will a sum of 800 become 920.10 at 10% per annum interest compounded half yearly। यहाँ पर प्रिंसिपल है 800, अमाउंट है 926.10 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, लेकिन हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब पता है क्या होता है? हाफ ईयरली का मतलब होता है हर
साल में 2 बार, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं 6-6 महीने के। इसका मतलब आपसे जो ब्याज लिया जाएगा वो साल में 2 बार लिया जाएगा। तो रेट ये 10% पर एनम की है। हाफ ईयरली क्या हो जाएगी? रेट को हाफ से डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, कितनी आ जाएगी? ये 5% हाफ ईयरली आएगी। रेट क्या आएगी? 5% हाफ ईयरली, क्योंकि आप रेट को ब्याज जब दे रहे हो उस बंदे को तो साल में एक बार नहीं दे रहे, साल में 2 बार दे रहे हो, तो रेट क्या हो जाएगी? हाफ ईयरली। अब 10% के हिसाब से नहीं दोगे, आज 5% के हिसाब से दोगे। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए 800 रुपए हैं, कितने हो गए हैं? 926.10। 5% का मतलब क्या हुआ? 1/20। कितना हुआ? 1/20। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1 रुपए का लगेगा। समझ में आया? यहाँ पर देखिए मैं इस डेसिमल को कैंसिल कर देती हूँ। कैसे कैंसिल कर देती हूँ? ये 900, ये 1 लगा दिया 0.0, तो इधर भी कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब ये देखिए ये 20 में कैसे रिलेशन आ सकता है? 8000 को मैं लिख सकती हूँ 20 की क्यूब लिख दूं, तो 20 पर 1 का ब्याज लग गया 21, इसका मतलब ये 21 की क्यूब आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 हाफ ईयर में इसका मतलब यही हुआ, 3 हाफ ईयर में ये 8000 प्रिंसिपल था, तो इसका अमाउंट कितना बना? 9261। कितने हाफ ईयर में? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या थी? हाफ ईयरली। समझ में आया? आ गया समझ में? क्योंकि इंटरेस्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो 20 को क्यूब लिया तो 8000 आया, तो ये क्या आएगा? 21 का क्यूब क्या आएगा? 9। इसका मतलब 3 हाफ पीरियड में आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 9261। लेकिन आपका आंसर देखो ईयर के अंदर है। अब इतनी जल्दी मिस्टेक भी मत कर देना। 3 हाफ ईयर का मतलब 6 जमा 6 जमा 6, 3-6 महीने। 3-6 महीने का मतलब 6 और 1 साल कंप्लीट और हाफ ईयर। समझ में आया? 3 हाफ ईयर का मतलब 6-6 18 महीने। 18 महीने का मतलब 1 से 1/2 ईयर। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आपको करा दिया है। द लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8, 15 और 24। 8, 15 और 24 से डिवाइड हो, वो कह रहा है स्क्वायर नंबर। सबसे पहले स्क्वायर नंबर की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में 2 जीरो होगा। यहाँ पर 1 जीरो है, ऑब्वियस है किसी का स्क्वायर ही नहीं बनेगा, तो ये नहीं हो सकता। अब 1800 भी 18 किसी का स्क्वायर बन रहा है। देखो 18 को यही तो लिख सकते हैं 18 गुना 100, ये तो 10 का बन गया, और लेकिन 18 तो किसी का नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब 3600 और 6400 दो बचे, 3600 या 6400, क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर में आ रहे हैं। ये 60 का होता है और ये 80 का होता है। अब मैं कह रही हूँ 8 से, 15 से और 24 से। देखिए 8 से डिवाइड हो 15 से और 24 से। 15 से कोई भी नंबर होगा वो 3 से भी होगा और 5 से भी होगा, 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। 5 से तो ऑब्वियस हो रहा है, मैं 3 से डिवाइड करती हूँ, ये तो हो रहा है, लेकिन ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा? करेक्ट होगा। समझ में आया? आप जितना आप क्वेश्चनों को ट्रिक से करेंगे, मुझे तो हमेशा ट्रिक्स पसंद रहती हैं, उतना ही ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी लास्ट में आया था, कुछ नहीं था, 6CP = 8, 6SP = 8 CP। ठीक है, अब हमारा आता है 2021 का। ये देखिए इसका मतलब क्या है, ये मेरे से बार समझ में नहीं आया कैसे लिखूं, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये बार था 6, 7 पर, और इसका मतलब था 0.13 और 33 पर बार था, यही था। इसका मतलब क्या हुआ, 3, 4, 6, 7 में से 34 माइनस कर दिया, कितना है? नीचे देखिए कितने पर बार है? 2 पर बार है। जितने पर बार है उतने 2 9 आएंगे, और जिस पर बार नहीं है उसकी जगह क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आया? क्या लिखा? 3, 4, 6, 7 नंबर लिखा। किस पर बार नहीं थी? 34 पर। जिस पर बार नहीं उसको माइनस कर दो। जितने पर बार है उतने ही 9 आएंगे, जिस पर बार नहीं है डेसिमल के बाद उतने ही 0 आएंगे। इसमें भी यही पैटर्न करेंगे। 13, 33 किस पर बार नहीं है? 13 पर। कितने पर बार है? 2 पर 9, 0 0 आएगा, यही आएगा। ये 7 में से 6 में से 3 गए, ये 34 33/99 आएगा, और ये 13 0 2 1320/99 आएगा।
यही आएगा 0, 3 में से गए 2, ठीक है। जब मैं इसको सोल्व करूंगी ये 3 आएगा, 3 2 5 आएगा, ये 4 और 3 7, 3 और 1 4 आएगा, बटे में 9900 आएगा, यही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो ये बार है भाई, ठीक है। मैं सेकंड ऑप्शन को आप सोचोगे क्योंकि 2 डिजिट तो किसी में है ही नहीं, यहाँ पे ओबियस है 4 डिजिट का आएगा कि 2 पर बार होगी और 2 पर बार नहीं होगी, तो आंसर यही बनेगा, ये तो बनने वाले हैं नहीं। तो इसका मतलब 0.4801 मेरा आंसर हो सकता है। मैं इसको सोल्व कर लूँ, 0 माइनस, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करो, कितने पर बार है 2 पर, 2 0 आएगा, 11 में से 8 गए, 3 5 7 और ये क्या आएगा 4 आएगा, बटे में 9900 आएगा। इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। कई बार आंसर आने के बाद भी ध्यान रखना ऑप्शन में भी सोल्व करना पड़ जाता है। कहीं ये सोचो हाय इसी को 2 बार पढ़ते रहो कि मेरा तो आंसर ऐसा नहीं आया। आपको पता है आंसर में बार आ रहा है और आपका आंसर विदाउट बार आ रहा है, तो एक बार इतना सा दिमाग लगा लेना, अपने माइंड को यूज कर लेना कि ये बार विदाउट बार है और बार वाला है, तो कैसे मैं कंपेयर कर सकती हूँ, या तो इसको भी बार बना लूँ या इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लूँ। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक स्क्वायर के पहले अंदर एक सर्कल बनाया हुआ है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है। आप मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है तो घबराना मत, सही बना लेना, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हैं भाई, समझ लेना मैं जो बताना चाह रही हूँ आपको वो समझ लेना, ठीक है। ये एक सर्कल बना है, एक अंदर बना है स्क्वायर के और एक बाहर बना हुआ है, ठीक है। जो अंदर बना है उसकी जो रेडियस होगी वो देखो यहाँ से यहाँ तक, इस स्क्वायर की जो साइड है ए उसका हाफ होगी, दिख रहे हैं आपको? अलग से क्लियर बना दूं, ये स्क्वायर है, इसके अंदर जब मैं सर्कल बनाती हूँ ये वाला, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इस स्क्वायर की रेडियस की साइड की हाफ होगी, यही होगी। तो इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखते हैं बाहर के आउटर सर्कल की, देखना आउटर सर्कल का मतलब क्या हुआ, ये आपका कोई स्क्वायर बन गया, इसके बाहर आपने एक स्क्वायर बना दिया, इसके बाहर आपने एक सर्कल बना दिया। तो जो ध्यान रखना, जो स्क्वायर का डायगोनल है, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर होगा। जो क्या बोला मैंने, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा, अब स्क्वायर में हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये पता ही होगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से जो स्क्वायर का डायगोनल है वो आएगा √2a। इसका मतलब सर्कल का डायमीटर होगा √2a, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी √2a/2, जो निकल के सोल्व होके क्या आएगी, a/√2, तो ये क्या आएगी, पाई इंटू a/√2 का होल स्क्वायर। आ गया यहाँ तक समझ में? पाई से पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा आएगा a²/4 और ये आएगा भाई मेरा a² कितना हो जाएगा 2। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1:2। पता है a² से a² कैंसिल हो गया, 4 एलसीएम आया, 1:2 आ गया समझ में? तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना था, ठीक है। माफ़ी चाहूँगी कि मेरी अभी थोड़ी क्या हमेशा ही से ही मेरी फिगर अच्छे से नहीं बनते, खास तौर पे बोर्ड पे नोटबुक पे भी ऐसे ही बनते हैं, तो लेकिन मैं समझा देती हूँ। HCF निकालना है 11 का, 11.11 का, 0.11 का, 0.011 का, यही है 0.011 बोला जाता है। कभी भी डेसिमल के बाद ऐसे नहीं बोला जाएगा 11.11, 11.11, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए इसका मतलब 11 है, इसका मतलब 11/100 हुआ, इसका मतलब 11/100 हुआ, इसका मतलब 11/1000 हुआ। एक बात बताती हूँ, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट का HCF निकालना हो तो क्या होता है, HCF ऑफ जो a/b है, c/d है, जैसे इनका HCF निकालना है तो लॉजिक क्या होता है कि जो ऊपर वाले नंबर है उनका HCF निकालिए और जो नीचे वाले नंबर है उनका आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए, यही लॉजिक रहता है। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाले नंबरों का HCF क्या होगा, ऊपर वाले नंबरों का HCF होगा ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम और नीचे वालों का HCF, ऊपर वालों का HCF, यही बोला था मैंने,
लिख दिया भी मिस्टेक से, बाय मिस्टेक, और नीचे वालों का एलसीएम। ये देखिए सारे नंबर 11 के मल्टीपल है, 11 के ही मल्टीपल है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऑब्वियस है इनका एचसीएफ कितना आएगा 11। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या है 1000, तो 11 बाय 1000 होगा जो 0.011 होगा। समझ में आया, 0.011 होगा, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 2 ट्रेन है, एक है 132 मीटर लंबी है, दूसरे 108 मीटर लॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। 2 ट्रेन बनाओ जल्दी से, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही है। ठीक है, हो गया, यहाँ पर ट्रेन बन गई। अब वो क्या कहता है, एट द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर और उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका डिस्टेंस है वो 132 मीटर है, इसका जो डिस्टेंस है वो 108 मीटर है। ध्यान रखना, जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, जो टोटल डिस्टेंस होगा देखना तो कितना होगा, जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो ये वाली ट्रेन क्रॉस करने का मतलब है इसका ये दोनों ट्रेन इस तरीके से टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसका मतलब 132 जमा 108 कितना हो जाएगा, 3 4 240 मीटर हो गया। अब स्पीड, आप इधर से भागे आ रहे हो, मैं इधर से भागी जा रही हूँ, तो ऑब्वियस है हम दोनों जल्दी मिलेंगे। और एक ये रहे कि आप आगे भाग रहे हो, मैं आपके पीछे पीछे भाग रही हूँ, तो आप जितना भागोगे मैं और उसके पीछे पीछे भागूंगी, लेकिन आप मेरे से आगे निकलते जाओगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में मिल रही है, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, 32 जमा 40 4 4 3 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब डिस्टेंस मीटर में है तो ऑब्वियस है स्पीड भी मीटर में होगी, तो स्पीड आपकी क्या होगी 72 क्रॉस 5/18 क्या होगी 20 मीटर पर सेकेंड। आ गया यहाँ तक, आपकी स्पीड निकल गई। अब वो पूछ रहे कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगी, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कितना आ जाएगा 12 सेकेंड में। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है 7 कारपेंटर है, 7 चेयर को 8 घंटे में बना रहे हैं, तो वो कह रहा है कितने घंटे में 70 कारपेंटर है जो 70 चेयर को बना लेंगे। जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, M1H1 D1 by W1 इक्वल टू M2H2 D2 by W2, यही बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए M1 कितना है 7 कारपेंटर, कितने घंटे काम कर रहे हैं 8 घंटे, दिनों के बारे में बात नहीं कर रहा, 7 चेयर बना रहे हैं। जिसके बारे में बात नहीं करता इसका मतलब वो दोनों साइड इक्वल है, हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कितने आदमी है ना, हाउ मेनी आवर्स, 70 गिवन है, हाउ मेनी आवर्स निकालना है, काम कितना है 70 चेयर है, 70 से 70 कैंसिल हो गया, 8 बराबर H2 निकल गया, इसका मतलब 8 घंटे में वो बना देगा। फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा। अब एकदम से आदमी देखेगा वो फर्स्ट ऑप्शन पे जाएगा, वो सोचेगा भाई बाकी सारे ऑप्शन तो बड़े बड़े हैं, वो ऑब्वियस है वो दोबारा से रीचेक करेगा, कहीं मेरा क्वेश्चन ही मैंने ही तो गलत नहीं कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने ऑप्शन इस तरीके से दे रखे डरावने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखना, The price of any item is increased by 20% by the reduction in the consumption of the item by consumer, so that there is no increase on his expenditure। देखिए खर्चा कितना होता है आपके घर में, खर्च किस हिसाब से निकालते हैं कि कितना सामान यूज हो रहा है और कितने रुपए केजी के हिसाब से है। जैसे आप चीनी लेने जा रहे हो, आपको 2 किलो चीनी चाहिए, तो 2 किलो कितनी कंजम्पशन हुई 2 किलो, और किस रेट से आई, तो वो रेट मल्टीप्लाई बाय 2 किलो, वो क्या हो गया आपका खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो आपका खर्चा कैसे निकलता है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कितनी कंजप्शन हुई और किस रेट से सामान आपके पास आया, यही होता है लॉजिक उसका। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले मैं कहती हूँ, पहले देखिए प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस और कंजप्शन मैंने मान ली सी से कंजप्शन मान लेती हूँ। ठीक है, समझिए क्वेश्चन को। वो कह रहा है 20% इंक्रीज हो गए, पहले 100 थे
अब क्या हो गए, 20% इंक्रीज हो गए, 120 हो गए। तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इसका मतलब ये पहले कंजम्पशन जो पुरानी वाली थी ये सी न्यू है, ये पहले वाला खर्चा था और ये अब वाला है, लेकिन वो दो कह रहा है दोनों खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, ये दोनों सेम है। तो 100 क्रॉस सी ओड, ये समझाने के लिए मैंने इतना लंबा किया, क्योंकि इस टाइप के कोई भी खर्चे के क्वेश्चन आए आप इसके बाद कुछ और करना ही नहीं। सी ओड बाय सी न्यू कितना आएगा, 12/10। इसका मतलब जहां पहले 12 किलो खर्च हो रहे थे अब कितने किलो खर्च हो रहे हैं, 10। हमेशा कोई भी चीज है वो चेंज होती है, वो पुराने वाले पर होती है। कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, किस पर हुआ, पुराने वाले ओरिजिनल सामान पर होता है। 2/12 गुना 100, ये 50/3 आएगा, 16 सही 2/3% आपका आंसर आएगा। आया समझ में। जब भी कोई चीज चेंज होती है वो हमेशा जो आपका ओरिजिनल आइटम होता है, ओरिजिनल प्राइस होता है, उस पर चेंज होता है। कभी भी बाद वाली वैल्यू पर चेंज नहीं कैलकुलेट करते। नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू है, अच्छा क्वेश्चन है और काफी इजी भी है। जब इस तरीके से अंडर रूट के हो, इस तरीके से अंडर रूट फाइनाइट हो, अंडर रूट काउंटेबल हो तो काउंट करो। पहले देखो अंडर रूट के अंदर टर्म क्या है, 2। उसके बाद क्या करते हैं, 2 की पावर n -1 अपॉन 2 की पावर n। ये 2, ये वाला 2, ये 2 ये नहीं है, ये हमेशा। अगर यहाँ पर 3 भी होता तो क्या होता, 3 इंटू 2 की पावर n -1 बाई 2 की पावर n। समझ में आया। ये वो लिखा रहता है जो है अंडर रूट के अंदर। उसके बाद ये n होता है कि कितने अंडर रूट है, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा 2 की पावर 5 -1 अपॉन 2 की पावर 5, ये बनेगा 31/32। समझ में आया। अगर ये अंडर रूट फाइनाइट है तब तो आपका आंसर ये होगा। अगर ये अंडर रूट अप टू इन्फिनिटी तक चलते रहते ऐसे ही, तो जो अंडर रूट के अंदर टर्म है वही आपका आंसर हो जाता। जो अंडर रूट के अंदर टर्म है वही आपका आंसर हो जाता। समझ में आया। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है 12 जमा अंडर रूट 12 जमा अंडर रूट 12 जमा अप टू 100 अप टू इन्फिनिटी तक चलता है। इसमें क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करते हुए ध्यान रखना, वो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करे तो 1 का डिफरेंस हो, जिनको माइनस करे तो 1 का डिफरेंस हो। अगर बीच में प्लस प्लस साइन है तो बड़े वाला आंसर होगा 4। अगर बीच में माइनस माइनस वाला आंसर साइन है तो छोटे वाला फैक्टर वो आंसर होगा। ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर डिफरेंस बस जो फैक्टर कर रहे हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अगर बीच में प्लस प्लस है तो बड़े वाला नंबर आंसर होगा, अगर बीच में माइनस माइनस है तो छोटे वाला नंबर है वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट देखना, इस सम ऑफ RS 10,000 है, डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल बाद 10,000 रुपए है, वो हर 5 साल बाद डबल हो रहे हैं। पहले रेट ये भी होता था, सच में होता था। जब हम थे छोटे तो मुझे पता है कि 5 साल में एफडी डबल हो जाती थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जीपी सीरीज को फॉलो करता है। ये 1 है, 5 साल में डबल हो गया, 5 साल में डबल हो गया, फिर अगले 5 साल में फिर से डबल हो जाएगा। इसका मतलब अब ये 2p था तो अब ये फिर से डबल हो गया, 4p हो गया। फिर अगले 5 साल में ये डबल हो गया, 8p हो गया। फिर अगले 5 साल में ये 16p हो गया। यही होगा। देखिए 5, 10, 15, 20 साल बाद की बात कर रहा था तो प्रिंसिपल का 16 गुना होगा। प्रिंसिपल का 16 गुना, इसका मतलब 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया। 1,60,000। अगर ऐसे ना हो तो आपको पता ही है कि कितने में डबल हो गया, 2 गुना हुआ। कितने में हुआ, 5 साल में। तो क्या यहाँ पर 20 पूछा है तो 5 को 4 से जिससे गुना कर रहे हैं वो 2 की पावर 4 में आ जाएगा। इसका मतलब कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 5 साल में 2 गुना हो रहा है
तो 20 गुना 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से, तो इसका मतलब वही जिससे मल्टीप्लाई किया वही 2 की पावर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, ए किसी वॉच को, अच्छा क्वेश्चन है, ए किसी वॉच को बी को बेच रहा है 10% के लाभ पर, बी से सी को बेच रहा है 10% के लॉस पर, सी 990 रुपए पे कर रहा है, तो ए ने कितनी अमाउंट पे किए। एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, ए ने बी को बेचा 10% के प्रॉफिट पर, बी ने सी को बेचा 10% के लॉस पर, सी ने 590 रुपए पे किए इसके लिए, यही था। तो कह रहा है ए ने कितनी पे की। मैं थोड़ी देर के लिए को भूल जाती हूँ, मैं मानती हूँ बी का 100% सीपी था, तो 10% लॉस पे बेचा, तो सी को 90% का पड़ा, यही पड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 90% 990 के इक्वल होगा और 1% यहाँ से 11 के इक्वल होगा। इसका मतलब 1100 होगा बी के लिए उसका सीपी, यही होगा। इसका मतलब बी के लिए वो कितने की थी साइकिल, 1100 रुपए की। अब मैं सी को भूल जाती हूँ, अब मैं ए और बी के बीच में रिलेशन लेती हूँ। मैं मानती हूँ ए का अगर 100% था तो बी को 10% का प्रॉफिट एक कितने का पड़ा, 110 का पड़ा, यही पड़ा। लेकिन वो तो कह रहा है 1100, इसका मतलब 110% कहीं ना कहीं 1100 के इक्वल है। यहाँ से 1% किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल होगा, तो 100% कितने के इक्वल होगा, 1000 के इक्वल होगा। हमेशा चेन वाले क्वेश्चनों को इसी तरीके से किया करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which term must be added to the ratio 2:5 show that it may equal to 2/5 में क्या ऐड करूं कि ये 5/6 बन जाए। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाते हैं। 12 और 2 14, 12 और 5 17, 14 और 17 में कोई कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। 11 और 2 13, 13 सभी को पता है एक प्राइम नंबर है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए 13 और 2 15 और 13 और 5 18, 3 5 15, 3 6 18, इसका मतलब हर हाल में थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। और ना हो तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप ऑप्शन से ना हो x ऐड करो, x ऐड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ना हो तो आप नेक्स्ट, अब हमारा बच रहा है 2022 मैथ्स का पेपर, देखिए ये शायद लास्ट है। देखिए वो क्या कह रहा है, ए बोट कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स व्हाइल इट कम्स बैक इन 4.5 आवर्स। जो टाइम है, पहले जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही थी तो 3 घंटे लग रहे थे, और जब वो अपस्ट्रीम जा रही थी, ये डाउनस्ट्रीम है वो अपस्ट्रीम है, तो टाइम क्या लग रहा है, 4.5 लग रहा है। मैंने कहा जब आप रेशियो में करो तो इस पॉइंटों को हमेशा कैंसिल कर दिया करो, 30 रेशियो, इसका मतलब 5, ये जाएगा भाई 6 5 ओ क्या कर दिया 15, 2 और 3, 2:3। अगर टाइम लग रहा है 2 घंटे, इसके 3 घंटे, तो ऑब्वियस है स्पीड का जो रिलेशन होता है वो टाइम का अपोजिट हो जाता है अगर डिस्टेंस सेम हो तो। जो जितना टाइम लग रहा है, अगर डिस्टेंस सेम है उनके ट्रैवलिंग का, तो जो स्पीड है वो टाइम के अपोजिट हो जाती है, इसका मतलब 3:2 हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो जब डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा तो उसकी स्पीड होगी 3 की, और जब वो अपस्ट्रीम जा रहा होगा तो उसकी स्पीड होगी 2 की, यही है। अब यहाँ पर जाते हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है इस, और स्पीड ऑफ बोट पूछी है। यहाँ पर देखना, अगर स्पीड ऑफ बोट x है तो जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, x जमा 3, और जब वो अपस्ट्रीम जा रहा होगा अपोजिट, तो स्पीड क्या हो जाएगी, x - 3। इसका मतलब दोनों में जो रेशियो है x+3 वो कितना होगा, 3/2 का होगा। मैंने बहुत क्लियरली करके समझा दिया, एक्सप्लेन, ये 3x - 9 होगा। यहाँ से x आएगा, ये 15 किलोमीटर पर आवर आएगा। समझ में आया क्या लॉजिक लगाया इस क्वेश्चन में? एक ही लॉजिक लगाया कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो टाइम का जो रेशियो होता है स्पीड में वो अपोजिट हो जाता है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब मेरे अकॉर्डिंग जब डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड होती है x+y, यहाँ पर y 3 दे रखा था, और जब अपस्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड होती है x - 3। हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट देखिए,
कोई भी मेटेलिक स्फीयर है, इसको रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया जाता है और स्मॉल कोन में ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, तो नंबर ऑफ कोन थस फॉर्म होते हैं। जब किसी बड़ी बॉडी को मेल्ट करके छोटे छोटे चीजें बनाई जाती हैं तो नंबर कैसे निकालते हैं? बड़े वाले के वॉल्यूम से छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, बड़े वाले के वॉल्यूम को छोटे वाले के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। एन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक स्फीयर। इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम भाई? वॉल्यूम ऑफ कोन से। हम वॉल्यूम ऑफ कोन से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसे कितने कोन थस फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर एन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 10.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर इंटू एच क्या होगा? 3 होगा। यही है। यहाँ पर देखिए पाई से 3, पाई/3 से पाई/3 कैंसिल हो गया। 4 10.5 आया, ये 10.5 आएगा, 10.5 आएगा और ये आएगा भाई मेरा, मैंने जानबूझ के इतना लिखा ताकि थोड़ा सा एक बार हमें समझ में आ जाए। ये देखिए 3 पंजे 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, गया 3 पे गया। ये देखिए ये जाएगा 3 3 9 3.5 आएगा, आ गया। क्या बचा आपका? 4 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3.5, यही बचेगा। 12 36 और इसको 35 से गुना कर लेंगे। ठीक है। कहाँ पे मिस्टेक हो गई भाई मेरी? 3.5 ये आया 3, ये 3 आया और ये 3.5 आया। हाँ सही है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। 6 पंजे 30, 3 6 3 18 19 20 21 आएगा। 3 पंजे 15 0 6 2 126 कोन थस फॉर्म होंगे। ठीक है। मैं सोची 1260 का डेसिमल है ना तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 126 कोन फॉर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अमाउंट इज 3 into 3/8 times the sum after 3 years at compound interest, compounded annually, तो रेट ऑफ पर इंटरेस्ट पर एनम। बस एक बात ही ध्यान रखनी है, यहाँ पर अमाउंट है वो जो है वो प्रिंसिपल का 3 गुणा 3/8 है। इसका मतलब प्रिंसिपल 1 है तो 8 3 24 से कितनी है? 27/8 है। यही हुआ, 8 3 24 और 3 27 है। अगर इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखे तो ये 8 है और ये 27 है। अब वो क्या कह रहा है? सम आफ्टर 3 ईयर पूछा है एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या आएगी? आपको पता है 8 को किसकी क्यूब लिख सकते हैं? 2 की क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की क्यूब, ये लिख सकते हैं। यही है भाई। 3 साल बाद ये हो रहा है, इसका मतलब शुरू में 2 होगा और रेट यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर प्रिंसिपल 2 था तो अमाउंट कितनी थी? 3 थी। समझना इस चीज को। 3 साल बाद ये 8 हो गया तो ये कितनी थी? 27 हो गया। 8 के मुकाबले 27 हो गया। इसका मतलब स्टार्टिंग में प्रिंसिपल 2 था तो जो आपकी अमाउंट निकल के आई 1 साल बाद वो कितनी थी? 3 थी। 2 से 3 हुई 1 साल बाद, 2 से 3 हुई 1 साल बाद। इसका मतलब क्या हुआ? कितने का फर्क पड़ा? 1/, इसका मतलब हुआ 1/2 गुना का 100। यही होगा 50% आपका आंसर आएगा। क्या आएगा? 50%। समझ में आया? नहीं आता तो मैं बताती हूँ कैसे निकाला। आप सोचोगे क्या कर दिया मैंने। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P क्रॉस R क्रॉस T बाय 100। आया समझ में? सिंपल इंटरेस्ट 2 से 3 हुआ, 1 हुआ, प्रिंसिपल 2 था, R हमें निकालनी है, टाइम 1 साल है, बटे 10 100 हुआ। आया R यहाँ से 100/2 आएगा जो निकल के कितना आएगा? 50%। आ गया समझ में? किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है वो समझना आप। नेक्स्ट देखिए। आउट ऑफ 1865 पीपल 660 कैन स्पीक इंग्लिश, 1305 कैन स्पीक हिंदी, बट 120% कैन नॉट स्पीक आइदर लैंग्वेज, देन हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक बोथ लैंग्वेज। 1800, ये कोई ग्रुप है 1865 लोगों का,
ये यूनिवर्सल सेट होता है। अब वो कह रहा है कि उसमें 120 बंदे ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज पसंद नहीं करते। इसका मतलब 1745 लोग वो हैं जो कोई ना कोई एक लैंग्वेज को बोलना पसंद करते हैं या दोनों को। अब यहाँ पर देखना 660 हैं वो बंदे जो इंग्लिश को बोल रहे हैं, 1305 वो बंदे हैं जो हिंदी को बोल रहे हैं, ये 660 है। और ये वो बंदे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को प्रेफर कर रहे हैं। तो वो कितने बंदे होंगे जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो यही निकलवाना चाह रहा है। इसके हिसाब से 1305 जमा 660 को ऐड करिए, 5 6 6 3 9 1965 लोग आ रहे हैं। लेकिन लोग तो 1745 है जो दोनों में से कोई एक लैंग्वेज को भी बोल रहे हैं, दोनों को बोल रहे हैं। ये ज्यादा कैसे आगे? ये ज्यादा इसलिए आगे क्योंकि कॉमन पार्ट इंग्लिश में भी ऐड हो गया, हिंदी में 2 बार ऐड हो गया। तो मैं इसमें से माइनस कर देती हूँ 1745 को। 2 और 220 बंदे वो हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है 20% की जैसे ही चावल के दाम में कमी होती है, एक गृहिणी है वो 12.5 kg ज्यादा राइस खरीद लेती है उन्हीं 800 रुपए में। तो कह रहा है ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी 20% कमी हो गई। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब 5 पे 1 की कमी हो गई। अब देखिए खर्च कैसे निकलता था। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता था कि किसी चीज का प्राइस कितना है और उसकी कंजम्पशन कितनी है, यही होता था। यहाँ पर देखिए मैंने कहा 800 रुपए का खर्चा हो रहा है। पहले अगर प्राइस 5 था, अब वो कह रहा है 1 कम हो गया, वही रुपए उतने ही रहे, 800 ही रहे। समझ में आया? अब ध्यान रखना, जब किसी चीज के रेट बढ़ते हैं तो आप उसकी खपत कम कर देते हैं। ये जो 5:4 है, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? जहाँ पहले आप 5 रुपए का रेट था तो 4 खा रहे थे, अब 4 का हुआ तो 5 खाने लग गए, 5 किलो खाने लग गए। कितने का फर्क हुआ? 1 का हुआ। इसका मतलब 1 किसके इक्वल है? यहाँ पर फर्क हुआ 12.5 का, यही हुआ। पहले स्टार्टिंग में कितनी खपत थी? 4 kg की थी, लेकिन 1 का रेट 12.5 है तो 4 किलो का रेट क्या होगा? 4 12 चौके 48 5 50 होगा। समझ में? 50 रुपए। इसका मतलब पहले कितना था? 800 रुपए में 50 किलो चावल खरीदते थे, कितना होगा? 16 रुपए पर केजी। समझ में आया? चीजों को समझ के करिए, कभी कुछ गलती नहीं होगी। नहीं समझे, हमेशा एक ही लॉजिक लगाना है कि एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, प्राइस कितना है और उस चीज की खपत कितनी है। नेक्स्ट देखना, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज, जो डिवीजन सम है, डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। रिमाइंडर 36 है तो डिवाइडेंड पूछा है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो लिखा रहता है वो डिविडेंड लिखा रहता है। याद रखना यहाँ पे जो लिखा रहता है वो क्वोशिएंट होता है और जो यहाँ पे लिखा रहता है वो डिवाइजर होता है और जो यहाँ पे नीचे लिखा रहता है वो रिमाइंडर होता है, वो रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? रिमाइंडर 36 है, लिख दिया मैंने। 5 in a divisor is 12 times the quotient and 5 times the remainder। जो डिवाइजर है वो 5 टाइम्स रिमाइंडर के है, तो इसका मतलब 36 गुना 5 180 है। और क्वोशिएंट का कितना है? 12 टाइम्स द क्वोशिएंट है, तो क्वोशिएंट क्या होगा? जो डिवाइजर है वो इसका 12 गुना है, तो क्वोशिएंट क्या होगा? 180 को किससे डिवाइड कर दो? 12 से। 12 एकम 12, ये होगा 12 पंजे 60, यही होगा। ये 15 निकला। आपसे क्या पूछा था? लाभांश, डिविडेंड क्या है? तो ऑब्वियस है 180 गुना 15 जमा का 36, यही होगा 180 गुना 15 जमा 36। 0 15 8 120, 12 15 और 12 27, 27 जमा 36, 2736 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? A number when divided by 5, 9 and 13 leaves remainder 2, 6 and 10। जब मैं 5 से 9 से और 13 से डिवाइड कर रही हूँ तो रिमाइंडर बच रहा है 2, 6 और 10। अब देखिए 5 में से 2 को माइनस करिए 3 आएगा, 9 में से 6 को माइनस करिए 3 आएगा, 13 में से 10 को माइनस करिए 3 आएगा।
जब इस टाइप के क्वेश्चन हो और माइनस करने पे रिमाइंडर सेम हो तो आप एक ही काम क्या करो, क्या काम करोगे, आप इनका एलसीएम निकाल लो 5 9 और 13 का, और उसका जो एलसीएम आए अगर रिमाइंडर सेम है तो जो रिमाइंडर है 3 उसको माइनस कर दो। 5 9 और 13 का एलसीएम क्या आएगा, कोई भी कॉमन नहीं है तो ऑब्वियस है तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 13 होगा, 13 5 जा 65 होगा, 6 होगा, 52 और 6 होगा, 585 होगा, यही होगा। इसमें से रिमाइंडर सेम बच रहा है, 3 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्या आएगा 582 आएगा। समझ में आया? ये किस केस में करना है, जिस केस में रिमाइंडर सेम बचे। नेक्स्ट देखना, देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक टैंक है जो 5 घंटे में फिल होता है बाय 3 पाइप है पी क्यू और आर के द्वारा। हर एक पाइप की एफिशिएंसी दे रखी है कि जो पाइप आर है वो 2 गुना है पी क्यू का, और क्यू है वो 2 गुना है किसका, पी का। इसका मतलब ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, यही है। यहाँ पर देखिए वो क्या कहना चाह रहा है कि ट्वाइस है एज फास्ट एज पी। अगर P की एफिशिएंसी 1 की है तो Q 2 गुना काम करेगा, R जो है वो Q का 2 गुना करेगा, इसका मतलब 4 की क्षमता से काम करेगा। अब वो कह रहा है हाउ मच टाइम विल पाइप P अलोन टेक टू फिल द टैंक। अगर ये तीनों मिलकर काम करते तो टैंक कितने घंटे में फिल हो जाता, 5 घंटे में। इसका मतलब है 4 + 2 + 1, अगर 1 + 2 + 4, अगर 7 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है तो टैंक आपका कितनी देर में फिल हो रहा है भाई, 5 घंटे के अंदर। कितनी देर में फिल हो रहा है, 5 घंटे में। अगर 1 की एफिशिएंसी से काम करेगा, समझ में आया, 1 की ही एफिशिएंसी से काम करेगा तो टैंक कितनी देर में फिल होगा, 5 × 7 कितना होगा, 35 आवर। जितनी एफिशिएंसी कम होगी टैंक को भरने में उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ध्यान रखना किसी चीज की, देखो पहले 7 के एफिशिएंसी से काम हो रहा था तो टैंक को भरने में 5 घंटे लग रहे थे, अब 1 की एफिशिएंसी से काम होगा तो टैंक को ज्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 5 × 7 35 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि x किसके इक्वल है, √3 + 1 बाय √3 - 1, यही है x की। और y किसके इक्वल है, y है मेरा √3 - 1 बाय √3 + 1। तो वो कह रहा है कि x² + y² की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं x को सोल्व करती हूँ रैशनलाइजेशन से, √3 + 1 बाय √3 + 1 यही आएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है कोई टैंक है जो 5 घंटे में फिल हो रहा है, 3 पाइपें हैं पी क्यू और आर के द्वारा। जहां पर वो कह रहा है आर जो पाइप है वो 2 गुना पानी फिल कर रही है क्यू से, और क्यू जो पाइप है वो पी से 2 गुना पानी फिल कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये 3 पाइपें हैं पी क्यू आर, अगर पी 1 की क्षमता से पानी भर रही है तो क्यू उसकी 2 गुना क्षमता से पानी भर रही है, और आर इसकी 2 गुना 4 से। अगर ये तीनों मिलकर 1 + 2 + 4, इसका मतलब 7 की एफिशिएंसी से टैंक को फिल करे तो 5 घंटे लगते हैं। अब वो कह रहा है पी अकेला उस टैंक को कितनी देर में भरेगा। ध्यान रखना पी 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, इसका मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, 7 × 5 कितने घंटे लगेंगे, 35 आवर। आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, x = गिवन है √3 + 1 बाय √3 - 1, y क्या गिवन है, √3 - 1 बाय √3 + 1। आपको क्या निकालना है, x² + y² निकालना है। x² + y के लिए देखिए, अगर मैं निकाल दूं x + y का होल स्क्वायर -2xy, कहीं ना कहीं
ये किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से मैं x इंटू वाई निकालती हूँ, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1। ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरा एक्स वाई निकला 1, यही निकला। अब मैं x प्लस वाई और निकाल देती हूँ, यहाँ तक समझ में आया? मैं x प्लस वाई निकाल देती हूँ, मैंने एक्स वाई इक्वल टू 1 निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए x प्लस वाई कैसे निकालते हैं। मैं x को सोल्व करती हूँ, ये बनता है रूट 3 प्लस 1, रैशनलाइजेशन कर दिया, रूट 3 प्लस 1। यहाँ से मेरा x क्या निकल के आया भाई? x निकल के आया रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 3 माइनस 1 मतलब 2, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 निकल के आया। ये बनेगा मेरा 3 जमा 1 जमा 2 रूट 3 बटे में 2, जिसको मैं सोल्व करती हूँ 4 प्लस 2 रूट 3 बाय 2 आता है, जिसको सोल्व करने पे मेरा आंसर आता है 2 प्लस रूट 3। आ गया यहाँ तक। इसी तरीके से यदि मैं y को सोल्व करती हूँ, यहाँ पर देखिए y मेरा क्या आएगा? रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1। समझ में आया? यहाँ पर फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बनता है रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये बनता है 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाय 2, जो कि बनेगा 2 माइनस रूट 3, यही बनेगा। यहाँ से मैं अगर x प्लस वाई निकालती हूँ तो x प्लस वाई मेरा आता है 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3। यहाँ से रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, मेरा आता है 4। इसका मतलब ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 बनेगा, 16 माइनस 2 14 मेरा आंसर होगा, मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करना है, देखते ही पता चल जाएगा। ये सारे स्टेप इतने सारे फालतू नहीं लिखने, जहाँ पर जरूरत है वहीं पर आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक्स वाई इक्वल टू 1 है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो किसी सामान को 15% के लाभ पर बेचता है। अगर वो इसे 18 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसे 18% का और लाभ होता। वो किसी सामान को 15% के लाभ पर बेचता है, इसका मतलब 100% का कोई सामान है, अगर वो इसे 15% के प्रॉफिट पे बेचे, इसका मतलब 115% में बेच रहा है। अगर वो उसे 18 रुपए और में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, इसका मतलब वो 118% में बिकता। 18% प्रॉफिट होने का मतलब 100% का सामान है, 18% प्रॉफिट हुआ, कहीं ना कहीं वो 118% में बिका। इसका मतलब 3% किसके इक्वल आया? 18 के, 1% 6 के इक्वल आया, और कॉस्ट प्राइस पूछा था 100% किसके इक्वल होगा? 600 के इक्वल होगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9000 है। यदि मेल इंक्रीज हो जाए 5% और फीमेल 8% हो जाए तो पॉपुलेशन वुड बी 9600 इन ए ईयर। पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी? 96 हो जाएगी। 9000 पहले है, अब ये 9600 हो जाएगी। कितने का चेंज होगा? 600 का। 600 का चेंज किस पर हुआ भाई? 9000 पर हुआ। मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20/3 आएगा, ये 20/3। इसका मतलब नेट इफेक्ट पॉपुलेशन पर पड़ा 20/3%। कब पड़ा ये? यदि 5% मेल इंक्रीज हुए और 8% में, तो ये मिक्सचर और एलिगेशन से हम कर देते हैं, ये 20/3 होगा, यही होगा। इसका मतलब है इसमें से इसको माइनस करिए, 8 माइनस 20/3 आएगा। इधर 20/3 में से 15 को माइनस करिए, यही होगा। सॉरी, 5 को माइनस करिए, 5 है ना, 15 नहीं है, 5 है। क्या है? 5 है। यहाँ पर देखिए ये 4/3 होगा और ये आपका 5/3 होगा। कैंसिल हो गए, ये 4:5 आएगा। अब नंबर्स ऑफ मेल पूछे हैं, यहाँ पर देखिए 4:5 में अब वो क्या पूछ रहा था कि नंबर्स ऑफ मेल कितने होंगे। इसका मतलब 9 रेशियो टोटल 9000 के इक्वल है, तो एक किसके इक्वल होगा? 1000 के। और नंबर ऑफ मेल पूछ रहा था, मेल किस रेशियो में है? मेल है 4 रेशियो में, तो कितने होंगे? 4। 4000 के इक्वल होगा। समझ में आया? 4 नंबर ऑफ मेल पूछा था, मेल कितने हैं? 4। 4 रेशियो में मेल है और 5 रेशियो में फीमेल है, तो मेल कितने होंगे? 4000। ठीक है,
अभी मैंने पीजीटी जो लास्ट ईयर के थे, लास्ट से 2024 को जो 30 जुलाई से हुआ था, इसके बाद सारे ये यहाँ तक 6 पेपर आपको सोल्व करा दिए हैं, जो भी क्वेश्चन थे विद ट्रिक्स कराए हैं। अब मैं टीजीटी वाले, फिर पीआरटी वाले, फिर उसके बाद जो हमारा सिलेबस का पार्ट होगा 90 से 150 टीजीटी मैथ्स और पीजीटी मैथ्स दोनों के सोल्व करवाऊंगे। ठीक है, धन्यवाद।